तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, इस एपिसोड को देखने से पहले एक बार एपिसोड 14 को जाके देखो। नहीं तो इस एपिसोड को देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एपिसोड 14 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें बूचन और उसके ड्रैगन वाइफ लूली की डॉटर लुयान को दिखाती है। वो फुट फुट के रो रही होती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैडी भी मुझे नहीं चाहता है, डैडी बहुत ज्यादा बुरे हैं, मैं डैडी के साथ बात नहीं करूंगी। तभी लुयान को रोता हुआ देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों ले रही हो? क्या मन शांत हो जाओ, ठीक है। और तभी अचानक से हम यूनियन को देखते हैं। वो पीछे से बूचन के माथे पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रही होती है, बूचन तुम एक बच्ची को ये सब कुछ कहने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? जल्दी से बच्चे से माफी मांगो। वहीं पे यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है, तुम सही हो, मैंने पहले इतना सोचा नहीं था। उसके बाद वो लुयान के पास आते हुए कह रहा होता है, लुयान मुझे माफ कर देना, डैडी को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था। लुयान प्लीज क्या तुम तुम्हारी डैडी को माफ करोगी? ये बातों को सुनने के बाद लुयान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते कह रही होती है, डैडी। वो अपनी बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले ही बूचन कह रहा होता है, वैसे हम हॉस्पिटल से गलत बेबी को घर लेके आए थे, पर मॉम और डैड तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लुयान तो फिर से पत्थर बन जाती है। वो फुट फुट के रोने लगती है। और वहीं पे बूचन की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद में साइड पर यूनियन को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, कम ऑन बूचन, तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? यूनियन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं ये सब कुछ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो खुद को रोकते हुए लुयान को गोद पे उठाते हुए कह रहा होता है, तुम सिली गर्ल, क्या तुम सच में ये सब कुछ विश्वास कर लिया? वैसे तुम्हारी मॉम तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए भेजा है ना? तो ये कैसा रहेगा कि हम कुछ बैड गाय के साथ फाइट करने के लिए चलते हैं? ये बातों को सुनने के बाद लुयान तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, क्या सच में? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के साइड पे बूमिंग आ गई होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ बूमिंग, तो तुम भी जाना चाहती हो? बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, बूमिंग बैड गाय को पीटेगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, तो चलो हमारे स्पेशल फोर्स वो सभी बैड गाय को पीटने के लिए तैयार है। उसके बाद ही वो तीनों बैड गाय को पीटने के लिए निकल पड़ता है। तभी उन तीनों को जाता हुआ देखने के बाद यूनियन चिल्लाते हुए कह रही होती है, कम ऑन बूचन, तुम इस तरह के मजे करने के लिए जा रहे हो, पर तुम मुझे नहीं बुला रहे हो। पर तभी हमें दिखा था कि वही खिड़की के नीचे लूली छुपी रहती है। वो अपनी डॉटर को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, मैं ऑलमोस्ट खुद को रिवील कर दिया था। मैं प्लान कर रही थी कि लुयान जब प्रैक्टिस करेगी तब सीक्रेटली मैं उसे फॉलो करूंगी, पर मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो बास्टर्ड बूचन बच्ची को लेके इधर उधर गड़बड़ी करने के लिए जाएगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उन तीनों को फॉलो करना ही है। उसके बाद ही हम लूली को देखते हैं, वो उन तीनों को फॉलो करते हुए उस जगह से जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गया और वहीं पे हम कुछ हीरो के कैंप को देखते हैं, और वही कैंप के सामने एक मरा हुआ बीस्ट रहता है, और वही बीस्ट के साइड पे हमें कुछ हीरो को दिखाता है जो एक बुड्ढे को घेर लिया होता है। वहीं पे एक हीरो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे क्या चल रहा है? अरे तुम ही तो कह रहे थे कि बीस्ट को मारने से तुम हमें पैसा दोगे। तुम सभी किसी को हायर कर सकते हो पर पैसा नहीं दे सकते। ये किस तरह का बिहेवियर है? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इस बीस्ट को मारने के लिए हमें कितना समय लगा है? ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है। वो सभी हीरो के सामने घुट्टे टेकते हुए कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, ये बीस्ट हमारे विलेज पे आके हर दिन किसी न किसी को मार रहा था, और ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास खाना है, और ना ही मुझे ये पता था कि बीस्ट के साथ फाइट करने के कारण आप सभी पैसा चार्ज करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हमें वो सभी हीरो को दिखाता है, जो पहले तो शौक रहता है, उसके बाद ही वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, क्या ये बुड्ढा पागल है? बिना पैसा के हमें काम करवाना चाहता है? ये किस तरह का मजाक है? उसके बाद एक हीरो उस बुड्ढे के छाती पे जोर से किक मारते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब तेरे पास कोई पैसा नहीं है तो चल मैं तुझे एक डिस्काउंट देता हूँ, हमें तेरे विलेज पे लेके चल, और तेरे विलेज पे जितने सारे लड़कियां हैं वो सभी को हमारे पास लेके आ। आज रात हम पूरे मजे करेंगे, यही से तेरा पेमेंट चुकता हो जाएगा। अब बता, क्या मेरा ये डिस्काउंट सही है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा चुप रहता है, हेजिटेट कर रहा होता है, और ये देखने के बाद वो हीरो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, ए तू हेजिटेट क्यों कर रहा है? तू विलेज का चीफ है ना? तो तेरे पास क्या अथॉरिटी नहीं है? ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, ये सब कुछ मैं कैसे कर सकता हूँ? तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम उस हीरो को देखते हैं। वो अपनी तलवार को निकालते हुए कह रहा होता है, ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। अच्छा ठीक है, अब जब तू पेमेंट देने के लिए राजी नहीं है तो हम अपने तरीके से पेमेंट हासिल कर लेंगे। उसके बाद ही वो हीरो उस बुड्ढे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और उस बुड्ढे को मारने के बाद वो 4 हीरो उस जगह से जाने लगता है। वहीं पे एक हीरो कह रहा होता है, चल चलते हैं, बहुत ही लंबा समय हो चुका है जो मैंने औरत के साथ मजे नहीं किया है, आज मैं बहुत ज्यादा मजे करने वाला हूँ।
ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ हाँ चल चल एक साथ मिलके मजे करते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही पे हम चारों हीरो को देखते हैं जो विलेज पे जाने के लिए अभी भी पैदल चल रहा होता है। वही पे एक बंदा दांत पीसते कह रहा होता है, छे ये क्या हो रहा है, हम इतने लंबे समय से पैदल चल रहे हैं पर अभी तक विलेज तक पहुंच क्यों नहीं पाए। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तुझे नहीं लग रहा है कि ये जगह बहुत ज्यादा फैमिलियर है। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से उन चारों का नजर सामने जाता है और वही सामने हमें उसी बुड्ढे को दिखा होता है जो कुछ समय पहले वो चारों हीरो ने मिलकर उस बुड्ढे को मार दिया होता है और उसी जगह पे उस बुड्ढे का डेड बॉडी पड़ा रहता है। तभी सामने की नजारे को देखने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो सभी शॉक होते कह रहा होता है, अरे ये तो वही बुड्ढा है, हम फिर से यहाँ पे कैसे आ गए। क्या ये हो सकता है कि वो बुड्ढा घोस्ट बन के हमें हंट करने के लिए आया है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा डरते हुए कह रहा होता है, अरे तू ये क्या बोकस बातें कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के साइड पे एक पेड़ रहता है और वही पेड़ के ऊपर बूमिंग रहती है। वो अपनी मदर से रिसीव हुआ साब मिरेज मैजिक एबिलिटी को यूज करते हुए वो सभी हीरो को इल्यूजन पे फंसा दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ एक हीरो को दिखाता है। वो एक बंदे को कह रहा होता है, तो पता नहीं क्यों पर मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर कोई नजर गराए बैठा हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मुझे इस तरह से मत डरा, मुझे घोस्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उन चारों हीरो के पैरों के नीचे से कुछ टेंटिकल के साथ साथ कुछ घोस्ट बाहर निकलता है और वो सभी घोस्ट को देखने के बाद हमें वो चारों हीरो को दिखा होता है जो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। भागते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, नानी यहाँ पे घोस्ट है, भागो जल्दी से। वो सभी भाग ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने लुइयान आ जाती है और लुइयान को यहाँ पे देखने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, बहनचो आप इस समय क्या है। वहीं पे हमें लुइयान को दिखा आती है। वो रोते हुए कह रही होती है, तुम सभी बैड गाय, तुम सभी एक इनोसेंट ओल्ड मैन को मार दिया है, मैं तुम सभी को जरूर पनिश करूंगी। फिर उसके बाद हम लुइयान को देखते हैं। वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को यूज करने लगती है। फिर हमें बताया जाता है कि लुइयान बूचन के क्रिएशन ब्लड लाइन को प्रोसेस करके रखी है और इसी कारण वो अपने एंसेस्टर के ब्लेसिंग के साथ ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी को यूज कर सकती है और वो अपने एबिलिटी को जितने समय तक चाहे उतने समय तक यूज कर सकती है। वो अपनी मदर लूली की जैसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद हमें लुइयान को दिखा आती है। वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो चारों हीरो को दांत पीसते कह रही होती है, मैं तुम सभी को मार दूंगी, एक को भी जिंदा नहीं रखूंगी। तभी हमें साइड पे पेड़ के ऊपर है बूमिंग को दिखा आती है। वो सामने के नजारा को देख रही होती है। वो लुइयान की ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद कह रही होती है, वाओ बिग सिस्टर बड़ी हो गई है, मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ। बूमिंग ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हमें दूसरी तरफ वो चारों हीरो को दिखा आता है। वो लुइयान की ये ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो सभी एक साथ डरते हुए कह रहा होता है, अम्मा ये तो मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद हमें दिखाते कि उस जगह पे सिर्फ वो चारों हीरो के दर्द से चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। हम गांव के कुछ लोगों को देखते हैं। लुइयान और बूमिंग ने वो सभी हीरो को मार दिया है। ये सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, डर जाता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे अरे मार डार, ये सभी मॉन्स्टर ने इंसान को मार दिया है। तभी एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे वो चारों लाश तो वो सभी हीरो का है जो बीस्ट को मार के हमारे गांव को मदद किया था। ये दोनों मॉन्स्टर वो चारों हीरो का क्या किया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है। मैं उस सभी से दूर उस सभी के माथे के ऊपर बूचैन को दिखा होता है जो बादल पे छुपे रह के सामने के नजारा को देख रहा होता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओ तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यही तो है दुनिया का असली सच्चाई। वहीं पे बूचैन की ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ क्रिएशन गया कह रही होती है, बूचैन अभी ये सब कुछ करने के लिए समय नहीं आया है, वो दोनों अभी भी बेबी है। और वही बूचैन के दूसरे साइड पे हमें एबिल गॉड सबीरा को दिखा आती है। वो बूचैन को कह रही होती है, यही इंसान की असली फेस है, हम उस सभी को मार क्यों नहीं देते। वहीं पे उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, मदर इन लॉ आप दोनों शांत हो जाइए, सिचुएशन अभी भी मेरे कंट्रोल पे ही है और फ्यूचर में वो दोनों किस तरह के पर्सन बनेगी वो सब कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ मेरी दोनों डॉटर क्या चूज करेगी, वो सभी इंसानों को मार के डीमन बनेगी या फिर वो सभी इंसानों को समझा के सेंड बनेगी। वहीं पे हम लुइयान को देखते हैं। वो गांव के सभी लोगों को समझाते हुए कह रही होती है, अरे तुम सभी रुक जाओ, यहाँ पे ये चारों हीरो है जो तुम सभी के विलेज के चीफ को मार दिया है। और तभी अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं। वो लुइयान को चुप करवाते हुए कह रही होती है, सिस्टर आप रुक जाइए, आप चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर दे वो सभी नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, क्योंकि वो सभी हमसे डरते हैं और वो सभी लोग अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अगर हम उस सभी को भड़काते हैं तो वो सभी हम सभी के ऊपर अटैक कर सकता है। तभी बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लुइयान कह रही होती है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, अगर हम गांव के लोगों को हर्ट कर देते तो डैड अपसेट हो जाएगा। लुइयान की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, जरूर हमें इस तरह के सिचुएशन पे भाग जाना चाहिए। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है और ये बंदा हीरो रैंकिंग पे नंबर 4 पे आता है और इसका आइडेंटिटी है हीरो ऑफ नो इमोशन। वो अपने गंभीर आवाज में लुइयान और बूमिंग को कह रहा होता है, ओ तो मेरे कंपेनियन को हार्ट करके यहाँ से जाना चाहती हो, ये कैसे हो सकता है, अरे रुक जाओ, एक ड्रैगन और एक डीमनेस
अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सभी हार क्यों गया था। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, क्या तुम वो सभी के लीडर हो? क्या तुम उस सभी की मौत के बदला लेने के लिए आए हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुम सभी को मारने के लिए आया हूँ। तुम सभी को मार के मुझे बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। तभी उस हीरो की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे जितने सारे गांव के लोग थे वो सभी एक साथ उस हीरो को चेयर अप करते हुए कह रहा होता है, जाओ ब्रेव हीरो जाओ और वो दोनों मॉन्स्टर को मार दो। पर तभी अचानक से हमें उस हीरो को दिखा आता है, उसके आसपास जितने सारे लोग रहते हैं उस सभी का परवाह ना करते हुए लुयान और बूमिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वहीं पे लुयान और बूमिंग उस अटैक को डॉज तो कर दिया होता है, पर आसपास जितने सारे नॉर्मल लोग रहते हैं वो सभी उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और उस सभी का वहीं पे मौत हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद लुयान चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम बैड गाय, तुम गांव के इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हो? लुयान की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है, वो लुयान के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, मैं उस सभी को लेकर परवाह क्यों करूं? अगर वो सभी मर जाता है तो यहाँ पे उस सभी का दोष है, क्योंकि वो सभी कमजोर है। और वैसे तुम ही देख लो, तुम मेरे अटैक से बच गई हो, इसका मतलब यह है कि तुम स्ट्रांग हो और इस दुनिया में कमजोरी मरता है और स्ट्रांग सर्वाइव करता है। भाई पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी टेल के वजह से उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वही अटैक के कारण वो बंदा पीछे खिसक आता है। पर हमें लुयान को दिखाती है वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, वो उस बंदे के ऊपर बहुत जोर से पंच कर दिया होता है और पंच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि आसपास बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बन जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के फाइट के कारण आसपास बहुत ज्यादा शॉक वेव क्रिएट हो रहा होता है और वही शॉक वेव के कारण आसपास गांव के जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी मरने ही वाला होता है। पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने बूमिंग आ जाती है और वो सभी शॉक वेव को रोक देती है। तभी बूमिंग को मदद करता हुआ देखने के बाद पीछे एक बंदा कह रहा होता है, लिटिल गर्ल तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं करते तो कब का हमारा मौत हो जाता। तभी ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, यहाँ पे बकवास बातें करके टाइम वेस्ट करने से बेहतर होगा तुम सभी अपनी जिंदगी बचा के यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम सभी को टेक केयर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, मैं सिर्फ एक ही रीजन के कारण तुम सभी को मदद कर रही हूँ, अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरी डैड अपसेट हो जाएगा, जाओ अब यहाँ से भाग जाओ। तभी ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी भागने लगता है, भागते हुए कह रहा होता है, हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना, हम अभी अभी जाते हैं। और तभी अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं, उसकी नजर पीछे लुयान और उस बंदे के फाइट की तरफ जाती है। वो उन दोनों के फाइट को देखते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये फाइट अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? वो हीरो ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है और मेरी सिस्टर की स्ट्रेंथ के हिसाब से उस बंदे को डील करना बहुत ही ज्यादा आसान है, और फिर भी उन दोनों के फाइटिंग पावर सेम कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ पे कुछ गलत है, जरूर उस हीरो के पास कोई अजीब सा एबिलिटी है। देख के ऐसा लग रही है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उस मूव को यूज करना ही होगा। फिर उसके बाद ही अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं, वो एक खाली झड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, मॉम बाहर आइए और बूमिंग को मदद कीजिए। तभी बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ झड़ियों के पीछे रहे यूनियन और लूली को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पे यूनियन कह रही होती है, क्या मैंने मेरी इल्यूजन मैजिक यूज किया है पर फिर भी मुझे ढूंढ कैसे लिया? वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रही होती है, पर तभी हम बूमिंग को देखते हैं, वो उन दोनों के सामने आते हुए कह रही होती है, ओ आंट लूली भी यहाँ पे आई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, वेल मैं तुम दोनों को लेकर चिंता कर रही थी तो इसलिए मैं तुम दोनों को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गई। और वही साइड पे हमें यूनियन को दिखाती है, वो बूमिंग को कह रही होती है, वेल अब जब हम यहाँ पे आ चुके हैं तो चलो मदद करते हैं। वैसे बेबी तुम्हारी प्लान क्या है? ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, उस हीरो के पास ऐसा कोई एबिलिटी है जो अपने ओपोनेंट को ड्रॉ करने का क्षमता रखता है, तो इसलिए हम एक साथ मिलकर उस हीरो को पीटेंगे और इस तरीके से वो एक ही टाइम पे हम सभी के साथ फाइट नहीं कर सकता है और वो अपने ड्रॉ पावर को भी यूज नहीं कर सकता है। भाई पे बूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद बादल के ऊपर रहे में बूचैन को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ये प्लान मुझे इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? सच में मेरी डॉटर से जैसे उम्मीद था, खून का रिश्ता जो है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लुयान को दिखाती है, वो उस हीरो के साथ कंटिन्यूअसली फाइट किए जा रही होती है और कंटिन्यूअसली फाइट करते करते वो बहुत ज्यादा थक गई होती है, वो जोर जोर से हाँप रही होती है और उसको हाँपता हुआ देखने के बाद वो हीरो कह रहा होता है, अरे क्या हुआ, क्या तुम ऑलरेडी थक चुकी हो? मेरा जो क्रिएशन पावर है वो किसी भी फाइट को ड्रॉ करने का क्षमता रखता है और उसके साथ ही साथ मेरा स्टेमिना अनलिमिटेड है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाते कि अचानक से उस बंदे के पीछे यूनियन आ गई होती है और उस बंदे के माथे पे जोर से किक मारते कह रही होती है, अच्छा क्या सच में? तभी यूनियन को अटैक करता हुआ देने के बाद वो बंदा यूनियन की तरफ एक शॉट सेलेक्ट करता है, पर हमें यूनियन को दिखाती है वो उस बंदे के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर दिया होता है और वो मजाक करते हुए कह रही होती है, यार यूनियन मदर बन गई है पर अभी भी उसकी हरकतें बच्चों जैसी है। पर तभी अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं, वो अपनी मॉम की फुटस्टेप को फॉलो करते हुए उस हीरो के ऊपर अटैक कर दिया होता है।
तभी बूमिंग को अटैक करता हुआ देखने के बाद वो हीरो बूमिंग के ऊपर शॉर्ट स्लेस करता है और हमें बूमिंग को दिखाती है वो उस अटैक को बहुत ही आसान के साथ डॉज कर दिया होता है। पर तभी हम देखते हैं कि यूनियन और बूमिंग साइड पे खड़ी रहती है और वही सामने हमें उस हीरो को दिखाता है जो हवा पे ही अपनी तलवार को चला रहा होता है। इसका मतलब यह है कि वो अभी यूनियन की इल्यूजन के अंदर फंसा हुआ है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि लुयान के पीछे उसकी मदर लूली ट्रांसफॉर्म होकर आ जाती है। फिर वो लुयान को कह रही होती है, लुयान अभी तुम्हें कैसा फील हो रही है, क्या तुम फाइट कर सकती हो? तभी लूली को यहाँ पे देखने के बाद, अपनी मदर को यहाँ पे देखने के बाद लुयान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते कह रही होती है, ओह मॉम जरूर मैं फाइट कर सकती हूँ। लुयान की ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, बहुत अच्छी बात है, तो चलो एक साथ मिलके फाइट करते हैं। फिर उसके बाद ही यूनियन उस बंदे के पास से इल्यूजन को हटा लिया होता है। उसके बाद ही वो चारों एक साथ मिलकर उस बंदे को घेर लिया होता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, ओ 4 वर्सेस 1 देख के ऐसा लग रहा है कि ये डील करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी मेरे पास बैकअप प्लान है। उसके बाद वो बंदा अपने पास से एक ड्रैगर को निकाल लिया होता है और वो ड्रैगर एविल गॉड का लेफ्ट हैंड है। कुछ समय पहले एविल गॉड सवीरा बूचन को मारने के लिए बहुत सारे ड्रैगर पूरी दुनिया में फेंक दिया था। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उस बंदे के माथे के ऊपर कोई आ जाता है। फिर वो उस बंदे को कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा कि मैं इस फाइट पे ऐड हो जाता हूँ? तभी ये आवाज को सुनने के बाद ही, ये बातों को सुनने के बाद ही हमें उस बंदे को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि ये वॉइस, ये तो मॉर्निंग स्टार है। और वहीं पे हम मॉर्निंग स्टार यानी बूचन को देखते हैं। वो एकदम अलग ही फॉर्म में अपेयर हो जाता है। यार उसका फॉर्म कितना कूल है। वो अपनी गंभीर आवाज में उस बंदे को कह रहा होता है एकदम सही हो, पर तुम्हारे पास एक इंफॉर्मेशन गलत है। अब मैं डेमीगॉड नहीं हूं, बल्कि अब मैं इस दुनिया के गॉड हूं, असली डेटी। फिर उसके बाद ही बूचन अपने साइड पर एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, मदर इन लॉ आप कह रहे थे कि आपके एक वेपन उसके साथ है ना? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, हाँ कुछ समय के लिए मैंने उस वेपन के प्रेजेंस को महसूस किया था। तभी ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्लाम अटैक करता है और वही प्लाम अटैक के कारण वो बंदा बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। पर बूचन सर वहीं पे नहीं रुकता है। वो अपने स्पिरिचुअल हैंड के वहां से उस बंदे को पकड़ के अपने सामने लेके आ जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चल मैं तुझे एक चांस देता हूँ, तेरे पास रहे एविल गॉड का जो वेपन है वो मुझे हैंड ओवर कर, तो शायद हो सकता है कि मैं तेरे जिंदगी बख्श दूं। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा इनोसेंट एक्ट करते हुए कह रहा होता है, क्या एविल गॉड का वेपन, ये क्या है? मुझे नहीं पता। भाई पे उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, वेल मैंने तुझे एक चांस दिया था पर तूने इस चांस का फायदा नहीं उठाया, पर अब ये सब कुछ मैटर नहीं करता है, मैं तुझे मार के उस वेपन को छीन लूंगा। उसके बाद हम बूचन को देखते हैं उस बंदे को मारने जाता है, पर अचानक से वो बंदा उस जगह से गायब हो जाता है। और उस बंदे को गायब होता हुआ देखने के बाद बूचन थोड़ा शॉक हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या वो बंदा कहाँ पे गया? तभी बूचन के साइड पे रहे एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि मेरी क्लोन के मदद के कारण वो बंदा भाग गया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या आप उस सभी के लोकेशन को ट्रैक कर सकती है? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जितने सारे क्लोन के साथ मेरी कनेक्शन थी वो सब कुछ कट चुकी है। मैं सिर्फ ये फील कर सकती हूँ कि उस सभी के लोकेशन शायद इस डायरेक्शन पे है। तभी एविल गॉड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद गया कह रही होती है, अरे उस डायरेक्शन पे तो लीच की टेरिटरी है। वहीं पे सवेरा कह रही होती है, मैं सेंस कर सकती हूँ कि उस तरफ युद्ध चल रहा है, पर मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ किस कारण हो रहा है। तभी एविल गॉड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो यूनियन और लूली को कह रहा होता है, लूली यूनियन तुम दोनों पहले लौट जाओ और मैं मेरी दोनों डॉटर को बीस्टमैन ट्राइब पे लेके जा रहा हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या उस तरफ युद्ध चल रहा है, तुम दोनों बच्ची को उधर ले जाके क्या करोगे? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम ज्यादा ही चिंता कर रही हो, मैं उन दोनों को ट्रेनिंग करने के लिए लेके जा रहा हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम एक बच्ची को बैटलफील्ड पे लेके नहीं जा सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। वहीं पे यूनियन की ये बातों को सुनने के बाद हम बूचन को देखते हैं। वो अपनी दोनों डॉटर के माथे पे प्यार से हाथ रखते हुए यूनियन को कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रही हो, मेरे दोनों बेबी गर्ल सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हम यूनियन और लूली को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों ही बूचन के बातों पे राजी हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सेम टाइम पे एक अनजान जगह को दिखाता है और उसी जगह पे हम वही हीरो को देखते हैं जो कुछ समय पहले बूचन के साथ फाइट कर रहा था। वो एक अनजान जगह पे टेलीपोर्ट हो गया होता है। वो जोर जोर से हाँप रहा होता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस बंदे के सामने एविल गॉड सवेरा की क्लोन अपेयर हो जाती है। वो उस बंदे को चिल्लाते हुए कह रही होती है, यूजलेस कचरा खाई के, तुम्हारे फेलियर के कारण मैं ऑलमोस्ट बूचन के हाथों पे गिर गई थी। एविल गॉड सवेरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा माफी मांगते हुए कह रहा होता है, मास्टर एविल गॉड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उम्मीद नहीं था कि उस जगह पे मॉर्निंग स्टार आ जाएगा। वहीं पे उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, चलो भूल जाओ, वैसे तुम कचरा हो
पर तुम्हारा एबिलिटी थोड़ा बहुत यूजफुल है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है। मेरे जितने सारे वेपन पूरी दुनिया में फैला हुआ है उस सभी का लोकेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ और वो सभी वेपन को एक एक करके इकट्ठा करो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर एविल गॉड, मैं आपके ऊपर पूरी तरीके से लॉयल हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है क्या तुम मेरे ऊपर लॉयल हो? तुम इसके उड़ती नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें जो टास्क दिया है वो सबसे पहले कंप्लीट करो। उसके बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन उस जगह से गायब हो जाती है। तभी एविल गॉड सवेरा की वहां से जाने के बाद हमें उस बंदे को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पीसते मनी मन में कह रहा होता है छे समय समय पे ये मेरी मजाक उड़ाती है, पर चाहे जो भी हो आज नहीं तो कल मैं गॉडेस ऑफ क्रिएशन और एविल गॉड सवेरा की क्रिएशन पावर को छीन लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम व्हाइट टाइगर गॉडेस टेरिटोरी को देखते हैं और उसी जगह पे हमें व्हाइट टाइगर गॉडेस लीच को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन तुम बास्टर्ड, ये दोनों बच्चे कौन है? तुम मुझे डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। वहीं पे लीच की ये बातों को सुनने के बाद हम बूचन को देखते हैं। वो लीच को शांत करवाते हुए कह रहा होता है लीच तुम जानती हो कि पास्ट पे क्या क्या हुआ है? तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लीज तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बूचन के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम पास्ट को लेके बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? वो दोनों ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम साइड पे बूमिंग और लुयान को देखते हैं। वो दोनों सामने के नजारा को देख रही होती है। तभी बूमिंग लुयान को कह रही होती है बिग सिस आंट डैड के साथ फाइट क्यों कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है वेल क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें नहीं बताई है? डैड बहुत सारे वुमेन को शादी किया है। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है तो इसका मतलब यह है कि आंट भी हमारी मॉम है? लुयान कह रही होती है ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, पर हाँ तुम उसे मॉम बुला सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ लीच को दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है। वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं तुम्हारे एटीट्यूड से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। बच्ची इतनी बड़ी हो गई है पर इतनी बड़ी सिगरेट को तुम मुझसे छुपा कैसे सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है लीच प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी दोनों डॉटर की ग्रोथ स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई है। वो दोनों जन्म के बाद ही ग्रो हो गई है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि लीच के साइड पे बूमिंग आ जाती है। फिर वो लीच को बुलाते हुए कह रही होती है आंट क्या आप डैड की वाइफ है? ये बातों को सुनने के बाद लीज तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है क्या वाइफ? वेल वैसे हम ऑफिशियली मैरिड तो नहीं है, पर तुम कह सकती हो। लीज की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो क्या फिर मैं आपको मम्मी बुला सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद लीज तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी दिल बहुत जोरों से धड़कने लगती है, उसकी मदरहुड जाग जाती है। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे बूचन को देखते हैं। वो लीच के हाथ को पकड़ लिया होता है और लीच को उस जगह से ले जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और चलो एक साथ मिलकर ब्राइट फ्यूचर तैयार करते हैं। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद लीच चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन ये सब कुछ करने के लिए समय नहीं है, अभी बाहर युद्ध चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक गुफा को देखते हैं और वही गुफा के अंदर डेमोनेस ऑफ सिलेवरी यूनिस रहती है। पर तभी अचानक से हम देखते कि यूनिस के पीछे एविल गॉड सवेरा की क्लोन आ जाती है। वो यूनिस को कह रही होती है वो आ चुका है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है मॉम मैं जानती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि वो आदमी आ चुका है। वो दोनों ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे हीरो ऑफ नो इमोशन आ जाता है। फिर वो एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है मास्टर एविल गॉड मैं वापस आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है ओह इतनी जल्दी? मैंने तुम्हें जो करने के लिए दिया था क्या तुमने वो कंप्लीट किया है? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा एविल गॉड सवेरा की जितने सारे वेपन पूरी दुनिया में फैला हुआ था वो सभी वेपन को कलेक्ट कर लिया होता है और सामने रखते हुए कह रहा होता है हाँ आपके जितने सारे वेपन था वो सब कुछ मैंने कलेक्ट कर लिया है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है वैसे तो तुम एक कचरा हो पर फिर भी तुम थोड़ा बहुत काम के हो। अच्छा ठीक है तुम इस तरह से कड़ी मेहनत करते रहो, मैं तुम्हारे फ्यूचर परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर एविल गॉड मैं आपको सर्व करके बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं। वहीं पे जितना सारा वेपन था वो सभी वेपन को अपने हाथ पे लेते हुए कह रही होती है बहुत ही बढ़िया, अब सभी ये वेपन मेरे हाथ पे रहते हुए मेरी प्लान एकदम परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। गया और मॉर्निंग स्टार मैं तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा सफर करवाने वाली हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, लीच के टेरिटोरी को दिखाता है। वहीं पे ढाक ढोल बज रहा होता है और लीच की जितना सारा आर्मी रहता है वो सभी फाइट करने के लिए बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें लीच को दिखाती है, वो सामने देखते हुए अपने साइड पर बूचन को कह रही होती है वो सभी इंसेक्ट बहुत ही लंबे समय से हम सभी के ऊपर अटैक नहीं किया था, पर तुम्हारे आने के बाद ही वो सभी हम सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, जो ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लग रही है। अगर मेरी गेस सही रहती है तो वो सभी तुम्हारे लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बूचन तुम संभल के रहना। लीच की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है इंसेक्ट क्वीन के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो वो सभी मुझे टारगेट क्यों कर रहा है?
ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, वेल तुम्हें नहीं पता पर अभी इंसेक्ट आर्मी को इंसेक्ट क्वीन कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि डिमोनेस ऑफ सिल्वरी यूनिस उस सभी को कंट्रोल कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, ओ तो इंसेक्ट क्वीन को कंट्रोल कर लिया गया है। वैसे यूनिस को पता है कि इंसेक्ट रेस मेरी प्रोटेक्शन पे है, पर फिर भी वो उस सभी को अटैक किया है। वो क्या सोच रही है? वैसे लीज क्या तुम यूनिस की अटैक को अकेली सहन कर सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, अरे चिंता मत करो, मेरी लायन और टाइगर आर्मी सिर्फ शो के लिए नहीं है। बुचन कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो मैं बिना चिंता के रह सकता हूँ। फिर उसके बाद ही बुचन बूमिंग और लुयन को बुलाते हुए कह रहा होता है, हनी खेलना काफी हुआ, चलो डैड तुम दोनों को आंट यूनिस से मिलाने के लिए लेके जाएगा। उसके बाद ही हम बुचन को देखते हैं, वो बूमिंग और लुयन को उस जगह से लेके चला जाता है। और तभी अचानक से हम बुचन के पीठ के ऊपर है बूमिंग को देखते हैं। वो बुचन को कह रही होती है, डैड क्या आंट यूनिस बैड पर्सन है? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, वेल मैं नहीं जानता, पर बूमिंग तुम क्या सोचती हो? बुचन की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग अचानक से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो अपनी धीमी शब्द में कह रही होती है, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, हाँ तुम सही हो। फिर उसके बाद ही बुचन मन मन में कह रहा होता है, छे एक बच्ची समझ रही है पर हम इतने बड़े लोग समझ नहीं पा रहे। तभी सीन शिफ्ट हमें दूसरी तरफ यूनिस को दिखा होती है। वो लीज के साथ फाइट करने के लिए अपनी इंसेक्ट आर्मी को लेके आ रही होती है, पर तभी अचानक से हम पीछे रहे वही बंदे को देखते हैं। वो यूनिस को कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि आपके पास इतने सारे स्लेव आर्मी है। आपकी इतने सारे आर्मी और आपकी पावर की हिसाब से आप आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को रूल करने वाली है। पर लेडी यूनिस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आप हम सभी हीरो के साथ कोऑपरेट क्यों किया है? ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या कोऑपरेट? इंटरेस्टिंग, जो हीरो गॉडेस को शार्प किया है वो मेरी जैसी डिमोनेस के साथ कोऑपरेट करना चाहता है। वैसे तुम किस लिए दुनिया को रूल करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या ये पूछने वाली बात है? जरूर, वेल्दी पावर और अथॉरिटी के लिए। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, बोरिंग हीरो, हम जो चाहते हैं वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, हम सेम नहीं है। भाई पे यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, क्या डिफरेंट वेल्दी और पावर के लिए नहीं है तो दुनिया को रूल करने का क्या मतलब है? इस यूनिस के पास इतना ज्यादा पावर है पर वो नहीं जानती है कि पावर को कैसे यूज करना होता है। काश मेरे पास इतना पावर होता। तभी सीन शिफ्ट होता है, सामने यूनिस को दिखाती है। वो अपने पास से एक किताब को निकाल लिया होता है और वही किताब की तरफ देखते हुए कह रही होती है, छे इंसान हमेशा की तरह सेम है, वो अपने डिजायर को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं जो चाहती हूँ सिर्फ पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के बाद ही ये पूरा होगा। वो उस किताब की तरफ देख के ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उसके साइड पे बिलकुल सवेरा की क्लोन बाहर आ जाती है। फिर वो यूनिस को कह रही होती है, क्या तुम सच में ये किताब फिर से रीड कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद यूनिस शॉक होते कह रही होती है, मदर आप ये पे क्या कर रही है? ये बातों को सुनने के बाद बिलकुल सवेरा की क्लोन कह रही होती है, अरे शांत हो जाओ, कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। पर मैं खुश हूँ कि तुम इस तरह की बातें सोचती हो। ये दुनिया वैसा ही होगा जो गॉड चाहेगा, तो इसीलिए तुम्हारे गॉड बनने के रास्ते पे जो भी आए उस सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर उसके बाद तुम जैसा चाहो उस तरीके से इस दुनिया को सजा सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, मदर आपने एकदम सही कहा, एक ऐसी दुनिया जो मैं चाहती हूँ, जिस दुनिया में कोई भी स्लेव नहीं रहेगा, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, 1000 साल पहले का सीन दिखा आता है। वहीं पे हमें एक बंदे को दिखाता है जो कोड़े से बहुत सारे स्लेव को मार रहा होता है, जबरदस्ती काम करवा रहा होता है। और वो सभी स्लेव में से छोटी सी यूनिस भी रहती है जो अभी इंसान है, अभी तक डिमोनेस नहीं बनी होती है। उसकी थकान के कारण, बहुत ज्यादा भूख के कारण उसकी छोटी सी बॉडी और ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है, और वही कारण वो धर्म से जमीन पे गिर जाती है। तभी यूनिस को नीचे गिरता हुआ देखने के बाद उसकी मॉम यूनिस को अपनी गोद पे उठाते हुए कह रही होती है, मेरी बच्ची क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम सही हो? वहीं पे यूनिस अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मॉम मुझे माफ कर देना, मैं और चल नहीं सकती, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। पर तभी अचानक से हम देखते कि यूनिस और उसकी मॉम काम करते करते रुक गई होती है, और ये देखने के बाद एक बंदा उन दोनों को मारने के लिए पीछे आ जाता है। फिर गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे तुम दोनों काम करने के बजाय क्या कर रहे हो? पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि वो बंदा यूनिस और उसकी मॉम को मार पाता, उससे पहले उस बंदे के पीछे यूनिस की डैड आ जाता है और उस बंदे के पेट पे अपना तलवार आड़ पार कर देता है। तभी वो बंदा मरते हुए यूनिस की डैड को कह रहा होता है, तो तुम सभी विद्रोह करना चाहते हो, किंग तुम सभी को माफ नहीं करेगा। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस का डैड कह रहा होता है, क्या किंग? वो घटिया जानवर किंग बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद ही यूनिस की डैड उस बंदे को मारने के बाद भाई पे जितना सारा स्लेब था उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सभी मुझे फॉलो करो, हम किसी का भी स्लेब नहीं है, जिसने हमें स्लेब बनाया है उस किंग को हम बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे और हमारा खुद का एक किंगडम बनाएंगे। तभी यूनिस की डैड की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे स्लेब थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, जरूर हम उस किंग को मार देंगे, हम किसी के भी स्लेब नहीं है।
तभी उस सभी के साइड पर हमें यूनिस को दिखाती है। वो अपनी डैड की एक्शन को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश रहती है और वहीं पे हम यूनिस की डैड को देखते हैं। वो यूनिस के पास आते हुए कह रहा होता है, यूनिस चलो चलते हैं, तुम्हारी डैड उस किंग को हराएगा और जब एक बार तुम्हारी डैड उस किंग को हरा देगा तुम इस किंगडम के प्रिंसेस बन जाओगी। तुम इस दुनिया के जो कुछ भी चाहती हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाता है। फिर हमें बताया जाता है कि यूनिस सक्सेसफुली प्रिंसेस बन गई है और यूनिस की फादर ने यूनिस को जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को पूरा किया है। पर उसकी फादर थ्रोन को हासिल करने के बाद सिचुएशन जैसा होना चाहिए था इतना भी अच्छा नहीं था। हर दिन कोई ना कोई युद्ध चलता रहता है, बहुत सारे लोग अपने घर खो रहा है, जिंदगी खो रहा है, स्लेव बन रहा है। एक समय यूनिस के फादर जो ईमानदार और दयालु इंसान थे वो अब बहुत ज्यादा अत्याचारी इंसान बन चुका है। पावर मिलने के बाद बहुत ज्यादा ग्रीडी हो चुका है, जैसे एक सर्किल जो कभी खत्म नहीं होगा। और इस मोमेंट पे यूनिस को समझ में आई कि ये एक कर्स है, ये इंसानों के ऊपर एक अभिशाप है, एक ऐसा ना खत्म होने वाला सर्कल जिस सर्कल से इंसान कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अंत पे रिजल्ट सेम रहेगा, ब्लड और इंसानों का मौत। फिर उसके बाद हम यूनिस को देखते हैं, वो ये सब कुछ सोचते हुए आत्महत्या कर लेती है। धीरे धीरे उसके शरीर से अपनी जान बाहर निकल रही होती है। वो रोते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, ये दुनिया इस तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके पीछे एविल गॉड सवीरा अपेयर हो जाती है। वो यूनिस की तरह देखते हुए कह रही होती है, कितना बढ़िया है, मुझे जिस स्पिरिट की डिजायर थी यही तो है, एक ऐसे स्पिरिट जो चाव से क्रिएट हुआ है और दुनिया को नफरत करती है। बच्ची, इस दुनिया को नफरत करो, बहुत ज्यादा नफरत करो, क्योंकि तुम्हारी विल ऑफ फादर ही तुमसे खुशियां को छीन लिया है। तो इसलिए तुम मेरी डॉटर बन जाओ, मैं तुम्हें पावर दूंगी, बहुत ज्यादा, इतना पावर कि तुम किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हो। फिर उसके बाद ही हमें बताया था कि यूनिस ने एविल गॉड सवेरा की पावर को एक्सेप्ट कर लिया और इंस्टेंटली पूरी किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके बाद यूनिस अपने खुद की फादर को मार दिया। इस तरीके से इस किंगडम के और एक अत्याचारी किंग का हत्या हो चुका था और उस डिस्ट्रक्शन के समय जिसका जन्म हुआ था वो एविल गॉड का क्रिएट किया हुआ एक डीमोनेस था, डीमोनेस ऑफ स्लेवरी, यूनिस। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बूचन को देखते हैं, वो अपने दोनों मदर इन लॉ और दोनों डॉटर के साथ मिलके यूनिस से मिलने के लिए जा रहा होता है। और वही साइड पे एविल गॉड सवीरा यूनिस की लाइफ स्टोरी के बारे में डिटेल्स में बताने लगती है। और वहीं पे यूनिस की ये सब कुछ लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ तो यूनिस ने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, वैसे यूनिस आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है ना। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है, जितने सारे डिमोनेस हैं वो सभी मेरी अल्टीमेट क्रिएशन है, मेरी पावर का हिस्सा है। वैसे वो सभी मेरी ब्लड रिलेटेड तो नहीं है पर फिर भी मैं उस सभी की मदर हूँ। ओ हाँ, मेरी वेपन रिसीव करने के बाद उसकी जितने सारे मेमोरी सील था वो सभी अनसील हो चुका है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम तुम्हारे पुराने ट्रिक को यूज करके उसे बुद्धू बनाना चाहते हो तो ये सब कुछ तुम भूल जाओ। तभी सवीरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल मैं बहुत ही लंबे समय से सोच रहा हूँ डिमोनेस से शादी करने के बाद मेरा पावर इंक्रीज क्यों हो जाता है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सवीरा कह रही होती है, क्योंकि गाया ने तुम्हें जो रिकॉर्डेशन सिस्टम दिया है वो मॉन्स्टर के बच्चा पैदा करने के लिए एक कोड था जो मैंने तैयार किया था और गाया तुम्हें वो सिस्टम देने से पहले एक बार चेक भी नहीं किया था। वैसे मैं नहीं जानती कि तुम लकी हो या फिर अनलकी, क्योंकि डिमोनेस के साथ अगर तुम्हारा मैरिज नहीं होता तो वो सिस्टम और कोई काम का ही नहीं रहता और शायद ये भी हो सकता है कि बहुत पहले तुम्हारा मौत हो चुका होता। भाई पे एविल गॉड सवीरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सदमे में आ जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नानी मदर इन लॉ आप मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं उस समय नहीं जानती थी कि ये कोड वगैरह क्या होता है, मैंने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। रात हो गया है, वहीं पर हम एक टेंट को देखते हैं और वही टेंट के अंदर हमें यूनिस को दिखाती है, वो एक किताब रीड कर रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी नजर सामने टेबल की तरफ जाती है और वही टेबल पे लिखा रहता है, मैं माउंटेन के पीछे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी प्यार बूचन। तभी ये लाइन को रीड करने के बाद यूनिस तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, दांत पीसते कह रही थी कि ये बास्टर्ड। उसके बाद ही वो अपनी टेंट से बाहर आने लगती है। तभी यूनिस को बाहर आता हुआ देखने के बाद एक गार्ड कह रही होती है, लेडी यूनिस आप इतनी गहरी रात पे कहाँ पे जा रही है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ, मास्टर की बिजनेस पे एक स्लेव की इंटरफेयर करने की कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद ही वो बूचन से मिलने के लिए निकल जाती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि वही दूर पेड़ के पीछे वही बंदा छुपा रहता है और उस बंदे के साथ ही साथ एविल गॉड सवीरा की क्लोन भी छुपी रहती है और यूनिस को जाते हुए देख रही होती है। फिर उसके बाद ही वो कह रही होती है, मैंने जैसा उम्मीद किया था, यूनिस सच में उससे मिलने के लिए जा रही है, चलो उसे फॉलो करो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो क्या करना चाहती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दिखा था कि माउंटेन के पीछे बूचन और उसके दोनों डॉटर यूनिस से मिलने के लिए इंतजार कर रहा होता है। पर हम लुयान को देखते वो थोड़ी ग्रो हो गई होती है, इवॉल्व हो गई होती है और ये देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, लुयान तुम्हारी बॉडी साइज तुम्हारी मदर के जैसे चेंज क्यों हो रही है, तुम्हारी लॉली साइज एकदम परफेक्ट है।
ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा घिनौना है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आज हम तुम्हारी आंट यूनिस से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद लुयान कह रही होती है, अच्छा ठीक है डैड, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और भाई उन दोनों के साइड पर हमें बूमिंग को दिखाती है, वो अकेले कुछ खा रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि बूमिंग के साइड पे यूनिस आ गई होती है। वो बूमिंग को देखने के बाद वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, ओ तो ये जिया यूनियन की बेबी है। फिर उसके बाद वो बूमिंग को प्यार से अपनी गोद पे उठाते हुए कह रही होती है, तुम्हारी नाम क्या है। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, मेरी नाम बूमिंग है। तभी हम दूसरी तरफ बुचन को देखते हैं, वो आगे आते हुए यूनिस को कह रहा होता है, ओ तो तुम फाइनली आ चुकी हो, हम बहुत ही लंबे समय से तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे। भाई पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या तुम इंतजार करते करते मेरी नेसी को ये सब कुछ खिला रहे हो, रोस्टेड मार्शमेलो, ये सब कुछ किस तरह का खाना है। अच्छा ठीक है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मुझे ही संभालने की जरूरत है। उसके बाद ही हम यूनिस को देखते हैं, वो अपने पास एक चाकू निकाल लिया होता है। उसके बाद ही वो सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। और वही सामने की नजरा को देखने के बाद पीछे रहे बूचन शौक होते कह रहा होता है, क्या वो अपने साथ सभी इंग्रेडिएंट्स को लेके आई थी। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा बाहर आते हुए कह रही होती है, ओह यूनिस खाना बना रही है, काश मेरे पास एक फिजिकल बॉडी होती और मैं फिर से उसके खाना को टेस्ट कर पाती। वैसे बूचन क्या तुम्हें पता है, यूनिस के खाना बनाने का स्किल एकदम टॉप नॉच है। पास्ट पे जब वो स्लेव थी तब बचपन से वो सभी के लिए खाना बनाती थी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यूनिस को देखते हैं, वो सभी के लिए खाना बना के सर्व कर दिया होता है। और वो सभी खाना को देखने के बाद बूमिंग और लुयान तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक को देख रहे थे कि वाओ आंट यूनिस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, सच में बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम सभी को शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा खाना चाहिए तभी तो स्ट्रांग बनेगा, है ना। पर तभी अचानक सामने दिखा होता है कि उस सभी से दूर पेड़ के पीछे वही बंदा छुपके से सामने के नजरा को देख रहा होता है। और वो शौक होते कह रहा होता है, ये क्या चल रहा है, क्या ये सभी पिकनिक कर रहा है। पर अचानक से हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं, वो बाहर आते हुए कह रही होती है, बूमिंग कितना परफेक्ट है, तो यही है मेरी ग्रैंड डॉटर। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बूचन के आसपास ग्रो होने नहीं दे सकती। इस तरह के परफेक्ट लाइफ फोर्स मेरी काम पे आने वाली है। फिर उसके बाद वो अचानक से सामने आके बूमिंग को पकड़ने के बाद उस जगह से दूर चली जाती है। तभी एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखने के बाद बूमिंग कह रही होती है, ग्रैंडमा। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं ही तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। वैसे जो फ्लेवर है वो सिमिलर है, पर मेरी असली ग्रैंडमा की जैसी सेम नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, क्या फ्लेवर। पर वो आगे कुछ रिस्पॉन्स कर पाती है उससे पहले हमें बूमिंग को दिखाती है। वो एविल गॉड सवेरा की क्लोन की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कह रही होती है, मैं थोड़ी टेस्ट करना चाहती हूँ, मैं ग्रैंडमा की पावर को टेस्ट करना चाहती हूँ। तभी बूमिंग की ऐसा कुछ हरकत को देखने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है। वहीं पे बूचन कह रहा होता है, वेल बूमिंग ऐसी एबिलिटी के साथ जन्म लिया है जो एविल गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये किस तरह का लिटिल मॉन्स्टर है, डैम मॉर्निंग स्टार, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने इस तरह के लिटिल डेविल का जन्म दिया। पर तभी अचानक से हमें दिखा कि उस जगह पे और भी बहुत सारे एविल गॉड की क्लोन आ जाती है और वो सभी बूमिंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है, अब तो देख के ऐसा लग रही है कि मॉर्निंग स्टार के साथ रहने के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन ही नहीं है, चलो ग्रैंडमा तुम्हें इस जगह से लेके जाएगी। तभी इतने सारे एविल गॉड की क्लोन को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ बूचन को दिखाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है, इतने सारे एविल गॉड की क्लोन यहाँ पे क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात, बूमिंग इतने सारे एविल गॉड की पावर को सहन नहीं कर सकती है। बूमिंग भाई पे खड़े मत रहो, जल्दी से भागो यहाँ से। बूचन अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम एविल गॉड सवेरा की क्लोन को देखते हैं जो बूमिंग को पकड़ लिया होता है। उसके बाद ही बूचन को कह रही होती है, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ने का कोशिश करते हो तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, मदर इन लॉ आप ये नहीं कर सकती है, आपने खुद बूमिंग को इस दुनिया में लाने के लिए मदद किया है, वो आपकी ग्रैंड डॉटर है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन कह रही होती है, ओ तो मेन बॉडी इस बच्ची को डिलीवरी करने के लिए मदद किया है। ये भी सही है क्योंकि इस तरह का एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म अगर जिया इन उनके पेट पे मर जाती है तो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी और शायद यही कारण मेन बॉडी इस बच्ची को डिलीवरी करने के लिए मदद किया था। फिर उसके बाद वो क्लोन बूमिंग को कह रही होती है, लिटिल ब्रेड चलो तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हम बूमिंग को देखते हैं। वो अचानक से जोर जोर से रोने लगती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई एविल गॉड नहीं बनना चाहती हूँ, मैं मेरी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ।
ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, बच्ची तुम वहीं पे चुप हो जाओ, तुम्हारी मॉम को हर दिन गेम खेलने के अलावा और क्या आती है, तो इसलिए अच्छी बच्ची बनो और तुम्हारी ग्रैंड माँ के साथ चलो। एविल गॉड सवेरा की क्लोन ये सब कुछ कह रही होती है, पर अचानक सामने दिखाती है कि उसके पीछे गया आ जाती है और उस क्लोन को पीछे से अटैक करके बूमिंग को उस क्लोन से छीन लेती है। तभी गया की ये एक्शन को देखने के बाद भाई पे जितने सारे एविल गॉड सवेरा की क्लोन थी वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी गया के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, गया क्या तुम्हें छुपके से अटैक करना नशा हो चुकी है। पर हम गया को देखते हैं, वो सभी के बातों को इग्नोर करते हुए बूमिंग को कह रही होती है, बूमिंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैं और तुम्हारे डैड संभाल लूंगी, अभी तुम लुयान के साथ यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद ही हम गया को देखते वो लुयान को ऊपर फेंक देती है और वही ऊपर में लुयान को दिखाती है, वो ऑलरेडी बूमिंग के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी बूमिंग को भागता हुआ देखने के बाद भाई जितने सारे एविल गॉड सवेरा की क्लोन थी वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रही होती है, जल्दी से उसका पीछा करो, डैम गया। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवेरा की 2 क्लोन को देखते हैं जो गया को पकड़ लिया होता है और ये देखने के बाद एक दूसरा क्लोन कह रही होती है, अरे गया उतना भी स्ट्रांग नहीं है कि उसे पकड़ने के लिए तुम दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए जल्दी से जाओ और बूचन को संभालो। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा क्लोन कह रही होती है, अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम कहने वाले होते कौन हो। तो गाइस मैं आप सभी के क्लियरिफिकेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे जितने सारे एविल गॉड सवेरा की क्लोन है या फिर आगे जितने सारे एविल गॉड सवेरा के क्लोन को दिखाया जाएगा वो सभी क्लोन के पास इंडिपेंडेंट यानी खुद की सोचने का क्षमता रहेगी। तो चलो अब हम कहानी पाते हैं। हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को दिखाती है, वो सामने के नजारा को देखने के बाद दांत पीसते हुए मनी मन में कह रही होती है, सवेरा की सभी क्लोन एक दूसरे के साथ फाइट कर रही है, इससे दोनों बच्ची को भागने का मौका मिल जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, लुयान को दिखाती है, वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आके बूमिंग को अपनी पीठ पे चढ़ा के लेके जा रही होती है। फिर उसके बाद वो बूमिंग को कह रही होती है, बूमिंग क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, हाँ मैंने बहुत सारे मजे किया है, वैसे बिग सिस क्या हम घर जाके वीडियो गेम खेल सकते हैं। मम्मी कहती है कि ये गेम बहुत ही मजेदार है। ये बातों को सुनने के बाद लुयान शॉक होते कह रही होती है, क्या फिर डैड का क्या होगा। लुयान की ये बातों को सुनने के बाद बूमिंग कह रही होती है, डैड को लेकर चिंता मत करो, डैड एक मेन कैरेक्टर है तो उसका मौत नहीं होगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम भूचन को देखते वो नींद से उठता है और उबास लेते हुए कह रहा होता है, मैं कहाँ पे हूँ, वैसे ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं कुछ समय पहले फाइट कर रही थी पर अचानक से इस जगह पे कैसे आ गई। फिर उसके बाद ही बूचन का नजर साइड पे आता है और वही साइड पे हमें दिखा था कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया घोड़े बेच के सो रही होती है, वो भी बिना कपड़ों के। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या मैं बिस्तर पे सो रही हूँ। पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है, उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है। उसके बाद वो नीचे अपने नुन्नू को चेक करते हुए कह रहा होता है, ये क्या है, इतना बड़ा रॉड क्या है। तभी बूचन की ये चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद गया अपनी नींद से उठ जाती है। फिर वो बूचन की तरफ देखते हुए कह रही होती है, मैं खुद को मेरे आंखों के सामने कैसे देख पा रहा हूँ और वो औरत के जैसे एक्ट क्यों कर रहा है। चलो भूल जाओ, ये कोई सपना होगा, मैं फिर से सो जाता हूँ। तभी गया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, बूचन तुम सोना बंद करो, सवेरा ने हम दोनों के एक दूसरे के सोल को स्वीप कर दिया है, तुम्हारे सोल को मेरी बॉडी के अंदर भेज दिया है और मेरी सोल को तुम्हारे बॉडी के अंदर भेज दिया है। तभी बूचन के शरीर के अंदर रहे गया की ये बातों को सुनने के बाद हम गया के शरीर के अंदर रहे बूचन को देखते हैं, वो अचानक से अपनी जगह से उठ जाता है। फिर गया की दोनों संतरे को दबाते हुए हिलाते हुए कह रहा होता है, वाह ये क्या है, इतना सॉफ्ट, मदर इन लॉ मानना पड़ेगा आपकी ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन के शरीर के अंदर रहे गया कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, उसे दबाना बंद करो प्लीज, ऐसा मत करो। तभी गया के बॉडी के अंदर रहे बूचन कह रहा होता है, एविल गॉड ने ये सब कुछ क्यों किया, उसकी पर्पस क्या है। और वही साइड पे बूचन के शरीर के अंदर में गाया को दिखाती है, वो अपनी बॉडी को ढकते हुए कह रही होती है, बूचन प्लीज मेरी बॉडी को ढक दो, नहीं तो ऑडियंस के सामने मेरी गॉडेस इमेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, एक रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर एविल गॉड सवेरा की जितने सारे क्लोन थी वो सभी एक साथ मिलके बूचन और गाया क्या कर रही है ये सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है। वो सभी गाया की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद जोर जोर से हंस रही होती है, हंसते हुए कह रही होती है, अरे देखो देखो गाया ब्लास्टिंग कर रही है, मैं विश्वास नहीं कर सकती। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है पर अचानक सामने दिखा था कि उस जगह पे वही हीरो आ गया होता है। फिर एविल गॉड सवेरा की क्लोन को कह रहा होता है, मास्टर एविल गॉड मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन दोनों को मार क्यों नहीं देते, एक दूसरे के सोल को स्वीप करके क्या फायदा। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा की एक क्लोन कह रही होती है, अरे तुम बहुत ज्यादा अनाड़ी हो तो इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये एक सील है इडियट, तुम्हारे जैसे कचरा कैरेक्टर ये सब कुछ समझ नहीं पाएगा। जब कोई गॉड लेवल पे पहुंच जाता है तो उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि गॉड लेवल पे पहुंचने के बाद उसका पावर सोल के साथ बॉन्ड हो जाता है, तो इसलिए अगर उसका बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका सोल फिर भी जिंदा रहेगा और उसका जो पावर रहेगा वो कभी भी कम नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अपने डिवाइन पावर को यूज करना चाहता है तो उसके पावरफुल सोल को एक ऐसी बॉडी की जरूरत पड़ने वाला है जो बॉडी उसके पावरफुल सोल को सहन करने का क्षमता रखे। तो इसलिए मैंने उन दोनों के सोल को एक दूसरे के बॉडी के अंदर सील कर दिया है, इस तरीके से वो दोनों क्रिपियल हो जाएगा। क्या तुम्हें अब समझ में आया है।
ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है अच्छा ठीक है मास्टर एविल गॉड, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरे की एक दूसरी क्लोन कह रही होती है, अगर तुम समझ चुके हो तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, हमें परेशान मत करो। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है और उस बंदे के वहां से जाने के बाद हम एविल गॉड सवेरा की एक क्लोन को देखते हैं। वो दूसरी क्लोन को कह रही होती है वो एक कचरा है, तुम उस कचरे को इतना कुछ एक्सप्लेन क्यों किया। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा क्लोन कह रही होती है वेल मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैंने थोड़ा बहुत बात कर लिया। वैसे यूनिस की वॉर कैसे चल रही है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहले वाली क्लोन कह रही होती है भाई पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरी वाली क्लोन कह रही होती है अच्छा तो हमें इंतजार करने की जरूरत है, और वैसे भी अब जब हमने खुद को रेस्क्यू किया है तो हमारे पावर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सोल की जरूरत पड़ने वाली है, मिलियन से भी ज्यादा सोल। पर चाहे जो भी हो यूनिस जब एक बार इस दुनिया में युद्ध की आग लगा देगी तब उस समय ये सभी सोल की कोई कमी नहीं रहेगी, फिर उसके बाद हमें रोकने के लिए और कोई नहीं रहेगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, गाय के शरीर के अंदर है बूचन को दिखाता है। वो बूचन के शरीर के अंदर है गाय को कह रहा होता है मदर इन लॉ क्या आपने अभी तक टॉयलेट नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन के शरीर के अंदर है गाय चिल्लाते हुए कह रही होती है बूचन तुम भाई पे चुप हो जाओ, ये मेरे लिए पहली बार है। भाई पे गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है उस चीज को पकड़ना है और सामने की तरफ इशारा करना है, फिर उसके बाद पानी एकदम सीधा टॉप पे गिरेगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन के शरीर के अंदर एक गाय कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ सकती हूँ पर मैं तुम्हारी उस चीज को पकड़ना नहीं चाहती। वैसे बूचन क्या तुम इस तरह से लेटना बंद करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है आदमी को जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे ही बैठ जाता है, मदर इन लॉ आपको ये सब कुछ सहन करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है कम मोहन बूचन मेरी पैंटी सभी के सामने रिवील हो रहा है प्लीज उसे ढको। ये बातों को सुनने के बाद गाया के शरीर के अंदर है बूचन कह रहा होता है वेल मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी ऑडियंस ये सब कुछ देखना बहुत ज्यादा पसंद करता है। वैसे मदर इन लॉ ये सब कुछ को लेकर बात करने से बेहतर होगा कि आप ये सोचिए हमें इस जगह से कैसे भागना होगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है अभी हमारे करंट कंडीशन के हिसाब से हम इस जगह से भाग नहीं सकते। ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही तो शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या ये कैसा हो सकता है, आप गॉडेस ऑफ क्रिएशन है, क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गाया कह रही होती है हम दोनों के सोल एक दूसरे के बॉडी के अंदर सील है तो हम खुद इस जगह से भाग नहीं सकते। गाया की ये बातों को सुनने के बाद गाया के शरीर के अंदर ये बूचन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, शौक हो जाता है। वो शौक होते करते कि क्या अगर मेरी सभी वाइफ्स और डॉटर भी आ जाती है वो सभी एक साथ मिलकर भी इतने सारे एविल गॉड को हरा नहीं पाएगी, क्या यही हमारे लिए अंत है। तभी ये बातों को सुनने के बाद बूचन के शरीर के अंदर है गाया कह रही होती है हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी डॉटर यहाँ पे बचाने के लिए आए। ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या हमारी डॉटर, हम दोनों के तो कोई भी डॉटर ही नहीं है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है मैं तो हम दोनों की फ्यूचर डॉटर के बारे में बात कर रही हूँ। तभी गाया की ये बातों को सुनने के बाद गाया के शरीर के अंदर है बूचन को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना आ रहा होता है। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा था कि क्या फ्यूचर डॉटर, मदर इन लॉ आप ये मत कहना कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करने जा रही है। बूचन अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले बूचन के शरीर के अंदर हमें गाया को दिखाती है, वो अपने कपड़े को उतारते हुए कह रही होती है अब ये सब कुछ बातें करने के लिए समय नहीं है, हमें जितना जल्दी हो सके ये सब कुछ शुरू करना चाहिए क्योंकि दुनिया की शांति के लिए ये सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है। हमें फ्यूचर को देखने की जरूरत है, फ्यूचर के लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या फ्यूचर, मेरी ही बॉडी मेरे साथ ही वो सब कुछ करने जा रहा है, मैं ये सब कुछ कैसे सहन कर सकता हूँ। मदर इन लॉ प्लीज रुक जाइए, मैं ये सब कुछ के लिए अभी तक तैयार नहीं हूँ। डैम इट मदर इन लॉ मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज आप धीरे कीजिए, प्लीज जेंटल रहिए। ये बातों को सुनने के बाद बूचन के शरीर के अंदर है गाया कह रही होती है मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है, मैंने इस तरह के अच्छे फीलिंग्स पहले कभी भी महसूस नहीं किया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, रूम के अंदर है एविल गॉड सवेरा की सभी क्लोन को दिखाती है जो सामने फुल HD वीडियो को देख रही होती है। वो सभी सामने के नजारा को देखने के बाद उस सभी के मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो सभी चुप रहती है। फिर उसके बाद ही वो सभी चिल्लाते हुए कह रही होती है ये दोनों सेमलेस बास्टर्ड, ये सब कुछ कांड करने के लिए ये जगह नहीं है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है पर अचानक से उस सभी के सामने एक पोर्टल ओपन होने लगता है और उस पोर्टल को देखने के बाद वहाँ पे जितने सारे एविल गॉड सवेरा की क्लोन थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है। अपनी कांपती आवाज में कह रही थी कि क्या एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हुआ है, क्या गाया पागल हो चुकी है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रही होती है पर अचानक समय दिखाते कि उस पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर आती है। फिर उसके बाद ही वो लड़की सामने देखते हुए कह रही होती है तो मैंने फाइनली इस जगह को ढूंढ लिया है जिस जगह पे डेड ट्रैप है। तभी हमें बताया जाता है कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है, नाम नहीं बताया गया है पर यह लड़की बूचन और गाया की बायोलॉजिकल डॉटर है। बूचन और गाया की डॉटर फ्यूचर से आई है और अनस्टेबल टाइमलाइन होने के कारण वो लंबे समय तक इस जगह पे नहीं रह सकती है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी डिमोनस को चुटकियों में हरा सकती है। तभी हम बूचन और गाया के डॉटर को देखते हैं जो एविल गॉड सवेरा की सभी क्लोन की तरफ देखते हुए कह रही होती है
आंट सबीरा, बहुत ही लंबे समय हो चुका है जो हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, पर मुझे माफ करना, इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, तो इसलिए मुझे आप सभी को एक साथ डील करने की जरूरत है। तो इसलिए आंट सबीरा, होल्ड बैक मत करना, आप सभी एक साथ मेरे ऊपर अटैक कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एविल गॉड सवेरा के जितने सारे क्लोन थी वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रही होती है, बच्ची तुम हमें अंडरस्टिमेट करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो, चलो हम एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। पर तभी हम बुचन और गाया की डॉटर को देखते हैं जो एक ही अटैक से एविल गॉड सवेरा के जितने सारे क्लोन था वो सभी क्लोन को हरा देती है। उसके साथ ही साथ बुचन और गाया जिस रूम के अंदर ट्रैप रहती है उस रूम की दीवार को भी तोड़ देती है, और वो दीवार टूटते ही बुचन और गाया की एक दूसरे के सोल खुद के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। फिर उसके बाद ही हम बुचन और गाया की डॉटर को देखते हैं जो उस रूम के अंदर एंटर करते हुए कह रही होती है, मॉम, डैड। और ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या तुम हमारी डॉटर हो? पर तभी हम बुचन के डॉटर को देखते हैं। बुचन के हाथ को पकड़ने के बाद बुचन को उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, डैड ये सब कुछ बात करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी के एविल गॉड यहाँ पे आने से पहले आपको इस जगह से निकलना होगा। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी मॉम को तो आने दो। ये बातों को सुनने के बाद ही बुचन पीछे मुड़ता है, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा जाता है कि गाया की सोल धीरे धीरे गायब होने लगती है। और ये देखने के बाद बुचन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, गाया ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, बुचन मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इतनी जल्दी बैकलिस्ट आ जाएगी। देख के ऐसा लग रही है कि मैं अच्छे से गुड बाय भी नहीं कर पाऊंगी। बहुत ज्यादा दुख की बात है, यहाँ तक कि एक गॉड के लिए भी लापरवाही के साथ फीचर को चेंज करने के कारण प्राइस पे करने की जरूरत पड़ती है। बुचन मुझे माफ कर देना, और मेरी प्यारी डॉटर, मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे जाने का समय हो चुकी है। बुचन ये दुनिया मैं तुम्हारे हाथों पे छोड़ रही हूँ। उसके बाद ही हम गाया को देखते हैं, उसकी सोल भी इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तभी गाया को डिसअपेयर होता हुआ देखने के बाद बुचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गाया नहीं, तुम इस तरह से जा नहीं सकती हो। पर तभी हम बुचन के डॉटर को देखते हैं। वो बुचन को रोकते हुए कह रही होती है, डैड हम इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। वो सभी एविल गॉड बहुत जल्द यहाँ पे आने वाली है, तो इसीलिए आपको जितना जल्दी हो सके इस जगह से जाना होगा। फिर उसके बाद वो बुचन को पोर्टल के अंदर फेंकते हुए कह रही होती है, डैड चाहे कुछ भी हो जाए, आप ये बिल्कुल भी मत भूलना, सिर्फ आप ही है जो इस दुनिया को बचा सकते हैं, और आप ही इस दुनिया के फ्यूचर के चाबी है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है। फिर उसके बाद ही बुचन टेलीपोर्ट के सीधा लीच के टेरिटरी पे आ जाता है। वो बहुत ज्यादा उदास रहता है। वो धीमे साथ में कह रहा होता है, ये नहीं हो सकता, ये जरूर मजाक चल रहा है। गया कैसे डिसअपेयर हो सकती है? इस तरह के क्रूएल जोक को मैं कैसे सहन कर लूं? बुचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि बुचन के सामने कुछ ग्लो करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाता है कि बुचन के सामने वो ग्लो करने वाला कुछ और नहीं बल्कि दोनों वीडिंग रिंग रहता है, और उन दोनों रिंग का नाम रहता है हार्ट ऑफ जेम, जो एक डिवाइन रैंक आइटम है। और इस रिंग को गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने बनाई है। पर ये रिंग ना ही पास्ट से बिलोंग करती है और ना ही प्रेजेंट से बिलोंग करती है, बल्कि फ्यूचर से बिलोंग करती है। और आप इस रिंग की मदद से गॉडेस ऑफ क्रिएशन की अथॉरिटी को यूज करते हुए इस दुनिया को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही हम बुचन को देखते हैं। वो दोनों रिंग को अपने हाथ पे लेते हुए दांत पीसते कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता कि ये रूल वगैरह क्या है। अगर ये रूल मुझे रोकने का कोशिश करता है तो मैं ये रूल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब से मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही रूल बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे रोकने का कौन कोशिश करता है। तभी हम बुचन को देखते हैं। वो ये रिंग को यूज करते हुए पूरी दुनिया को ऑपरेट करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि बुचन के सिस्टम पर डिंग करता है, नोटिफिकेशन आता है, हीरो सिस्टम अपडेट हो चुका है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन पूरी दुनिया के जितना सारा हीरो रहता है उस सभी के सिस्टम पे नोटिफिकेशन चला जाता है। वो सभी हीरो के सिस्टम पैनल पे ये मैसेज पॉपअप हो रहा होता है, फाइनल ट्रायल शुरू होने वाला है, तो इस ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए सभी हीरो को इन्वाइट किया जा रहा है। और इस ट्रायल पे जो सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करेगा वही विनर होगा, और उसे ही गॉडेस ऑफ क्रिएशन की डिवाइन पावर और अथॉरिटी रिसीव होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिटिया के टेरिटरी को दिखाती है, और वहीं पे हम दाइनी को देखते हैं। वो खाना बना रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाती है कि उसके पीछे लिटिया आ जाती है। फिर वो दाइनी को बुलाते हुए कह रही होती है, दाइनी क्या हुआ है, तुम थोड़ी चिंता में लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद दाइनी कह रही होती है, ओह मास्टर लिटिया, वैसे आपको कैसे फील हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, वेल मैंने थोड़ी बहुत मैजिक पावर लॉस कर दिया था और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओह हाँ, वैसे मैंने बच्चों के लिए केक लेने के लिए आई हूँ, क्या वो तैयार है। ये बातों को सुनने के बाद दाइनी कह रही होती है, मास्टर मुझे माफ करना, ये तैयार होने में थोड़ी और टाइम लगने वाली है। दाइनी की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे सच में समझ में नहीं आ रही है कि बुचन वो सभी बच्ची को कब भेजेगा। मेरी घर एक नर्सरी के जैसा लग रही है। ओह हाँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रही है कि वहीं पे 2 और बच्ची ऐड हो गई है। क्या ये मेरी इमेजिनेशन है। चलो छोड़ो, जब तक वो सभी मुझे परेशान नहीं करती है तब तक सब कुछ सही है। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद दाइनी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि मास्टर लिटिया अभी तक नहीं जानती है कि वो सभी मास्टर बुचन की डॉटर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, व्हाइट टाइगर गॉडेस टेरिटरी को दिखाता है। वहीं पे हम बुचन को देखते हैं। वो लीच को कह रहा होता है,
लीज, कल दोनों आर्मी के बीच में युद्ध शुरू होने वाला है, तुम इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, वेल पता नहीं क्यों पर मेरी दिल बहुत ज़्यादा खाली महसूस हो रही है। ऐसी महसूस हो रही है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ खो चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सैड महसूस हो रही है। मैंने इस तरह के फीलिंग्स कभी भी महसूस नहीं किया है। वैसे बूचन, तुम्हें भी देख के लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हो। वो दोनों बेबी गर्ल कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वो दोनों घर चली गई है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं भी एकदम सही हूँ। और बात रही तुम्हारी ये अजीब सा फीलिंग्स की, तो शायद हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो, क्योंकि तुम्हारी ओपोनेंट डिमोनेस ऑफ सिल्वर यूनिस है। ये बातों को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, वेल शायद यही होगा। तभी हम बूचैन को देखते हैं, वो लीज के माथे पे राब करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ज़्यादा चिंता मत करो, शांत हो जाओ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हूं ना। और वैसे भी मैंने बहुत ही लंबे समय पहले गाया को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे हर एक वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा, और ये हम दोनों के बीच में प्रॉमिस है, तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं परफेक्ट एंडिंग हासिल करके रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसी जगह को दिखाता है जिस जगह पे बूचन और गाया कैद था। बूचन के वहां से जाने के बाद हम बूचन के डॉटर को देखते हैं, वहीं पे जितने सारे एविल गॉड सबीरा की क्लोन थी वो सभी क्लोन को पीटने लगती है, पर तभी अचानक से हम देखते कि उसके पीछे असली एविल गॉड सबीरा आ जाती है। फिर वो ताली मारते हुए कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, सच में बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि गाया की डॉटर इतनी स्ट्रांग है। तुम इतनी स्ट्रांग हो कि मेरे पास अगर मेरी फुल पावर भी आ जाती है फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी। वैसे मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एकदम परफेक्ट टाइम है, तुम मुझे अटैक क्यों नहीं कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचैन के डॉटर कह रही होती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है इस टाइम और स्पेस पे मैं मेरी पावर को यूज नहीं कर सकती, और सिर्फ यही कारण आप इस समय पे मेरी सामने आई है ना? पर तभी अचानक से हम पीछे रहे एविल गॉड सबीरा की क्लोन को देखते हैं। वो सबीरा को कह रही होती है, अरे तुम तो ओरिजिनल हो, तुम यहाँ पे कब आई? ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, जब तुम बूचन को यहाँ पे लेके आई थी। ये मत कहना कि तुम अभी तक रियलाइज नहीं कर पाई थी। ये बातों को सुनने के बाद वो क्लोन कह रही होती है, प्लान के मामले में तुम ओरिजिनल एकदम बेस्ट हो, तो फिर क्या अब तुम हम सभी क्लोन को एब्जॉर्ब करने जा रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से हम सभी को एब्जॉर्ब कर लो। इस तरीके से बाकी के जितने सारे क्लोन हैं उस सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम खुद को रेस्क्यू कर सकती हो। तभी एविल गॉड सबीरा की क्लोन की ये बातों को सुनने के बाद हम पीछे रहे बूचन के डॉटर को देखते, वो स्माइल करती है, और बूचन के डॉटर को स्माइल करता हुआ देखने के बाद सबीरा कह रही होती है, यहाँ पे स्माइल करने वाली क्या बात है? क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे फादर को सपोर्ट करूंगी? ये बातों को सुनने के बाद बूचन की डॉटर कह रही होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये उम्मीद नहीं किया था कि आप डिसीजन लेने में इतनी बुरी है। तभी ये बातों को सुनने के बाद असली एविल गॉड सबीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बूचन के डॉटर को कह रही होती है, सच में तुम तुम्हारी डैड के जैसा ही एरोगेंट हो? क्या तुम ये सोचती हो कि तुम फ्यूचर से आई हो इसलिए सब कुछ जानती हो? ये बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम खुद एक परिवर्तनशील प्राणी हो। सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन का डॉटर कह रही होती है, जरूर मैं ये जानती हूँ, और सिर्फ यही कारण मैं उम्मीद ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और क्या आपको सच में लगती है कि मेरी मॉम ये सब कुछ सिचुएशन के लिए पहले से कुछ भी तैयार नहीं किया है? 400 ट्रिलियन परिणाम आपके साथ जब युद्ध शुरू हुआ था तब से मॉम ये सब कुछ कैलकुलेट कर रही है, और उनमें से केवल एक ही रास्ता है जो बिल्कुल वैसा ही है जो मैं चाहती हूँ। और अब इस मोमेंट पे आप मेरे सामने आई, मेरे साथ बात किया, और सिर्फ यही कारण ऑलरेडी फ्यूचर उसी डायरेक्शन पे जा रही है जिस डायरेक्शन पे हम जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद ही बूचन की डॉटर उस जगह से गायब हो जाती है। तभी बूचन की डॉटर को गायब होता हुआ देखने के बाद हम एविल गॉड सबीरा की क्लोन को देखते हैं। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या सोच रही हो? फ्यूचर को लेकर कौन परवाह करता है? हम ही फ्यूचर है। चलो हम एक साथ मार्च हो जाते हैं और बूचन को मार देते हैं। जो हमें रोकने के लिए आएगा हम उसे ही मार देंगे, और इस तरीके से हम इस दुनिया के मास्टर बन जाएंगे। पर हम सबीरा को देखते हैं, वो अपनी क्लोन की बातों को टोटली इग्नोर करते खुद ही खुद से कह रही होती है, गाया की डॉटर इतनी कॉन्फिडेंट के साथ बात कैसे कर सकती है? क्या प्लान है? वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम पीछे रहे वो क्लोन को देखते हैं। वो कंटिन्यूअसली चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे मेन बॉडी, क्या तुम सुन नहीं पा रही हो? जल्दी से मर्ज हो जाओ। तभी हम सबीरा को देखते हैं, वो उस क्लोन को चुप करवाते हुए कह रही होती है, अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ, मर्ज कब होना है ये मैं डिसाइड करूंगी, और ये अभी तक समय नहीं आया है। अभी का जो सिचुएशन है वो हमारी फेवर पे है, तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली बूचन के साइड पे रह के काम करती रहूंगी, और तुम मेरे लिए हंट करते रहना। इस तरीके से हम किसी को पता चले बिना हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो क्लोन कह रही होती है, अच्छा ठीक है, पर उससे पहले तुम तुम्हारी प्लान के बारे में बताओ, मैं पहले सुनना चाहती हूँ। सबीरा कह रही होती है, हमारी डॉटर यूजलेस है, तो इसीलिए हमारी खुद की पावर को रीगेन करने की जरूरत है। तुम बूचन और गाया की फ्यूचर डॉटर के बारे में तो छोड़ ही दो, बूमिंग अकेली हम सभी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी हमारे साइड पे कोई भी नहीं है, हम अकेला है। पर रिसेंटली मैंने बूचन को पता चले बिना उसकी जेनेटिक मटेरियल को हासिल कर लिया है, तो इसलिए अब समय आ चुका है एक न्यू डीमोनेस को क्रिएट करने का। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बूचन को दिखा होता है, वो लीज के टेरिटोरी पे बैठा रहता है, पर वो अचानक से छिकते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जो मेरे बारे में सोच रहा है? वहीं पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन के सामने रहे लीज कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम ये सब कुछ हरकतें करना बंद करो और कल के युद्ध के बारे में बात करते हैं। लीज की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है,
अरे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में एक प्लान बना लिया है, इससे तुम्हें एक भी सोल्जर को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद लीज तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटेड होती है, कह रही होती है क्या क्या सच में ये पॉसिबल है? प्लीज तुम तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। अगर ये पॉसिबल है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम्हें एविल गॉड की पावर को रिसीव करने की जरूरत पड़े क्या तुम फिर भी राजी हो जाओगी? तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद लीज खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मैं परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन लीज के कान में आके धीमे साथ में कह रहा होता है, चलो यूनिस को इस तरह से ट्रिक करते हैं। उसके बाद ही वुचेन डिटेल्स में सब कुछ लीज को बता देता है। वुचेन की ये प्लान को सुनने के बाद लीज कह रही होती है, अगर यूनिस को इस तरह से ट्रिक किया जाए तो यूनिस के साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो जाएगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वुचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखा होता है और उसी जगह पे वुचेन आ जाता है। वो इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, मदर इन लॉ, एविल गॉड, लेडी एविल गॉड, आप कहाँ पे है? अजीब बात है, क्या वो यहाँ पे नहीं है? सैंडविच सॉस, आप कहाँ पे है? तभी वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं। वो नहाने के बाद ही बाथरूम से बाहर आ जाती है और उस समय वुचेन को कह रही होती है, अगर तुम नेक्स्ट टाइम इस नाम से बुलाते हो तो मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगी। एविल गॉड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, ओ अच्छा ठीक है, वैसे मदर इन लॉ क्या आप नहा रही थी? मुझे माफ करना को डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं आपसे एक फेवर पूछना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, ओ तो तुम मुझसे मदद चाहते हो? गाया के बिना सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें मदद कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है, तुम मेरे ऊपर रिले हो सकते हो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, गाया तो सिर्फ कुछ समय के लिए गायब हुई है, मैं उसे फिर से वापस लेके आऊंगा, तो ये सब कुछ मैटर को लेकर कुछ चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा बिस्तर पे बैठते हुए कह रही होती है, वेल तुम गाया के ऊपर बहुत ज्यादा लॉयल हो और सिर्फ यही रीजन के कारण शायद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। पर दूसरी तरफ मेरी सभी डॉटर की तरफ देखो, मेरी मौत के बाद वो सभी मेरी डिवाइन पावर को लेकर चिंता किया है। चलो वो सभी के बारे में भूल जाओ। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें मुझसे फेवर चाहिए, वो क्या है? गाया को रेस्क्यू करने के अलावा तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही दे सकती हूँ, क्योंकि जो फीलिंग्स है उसे धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, ना कि जल्दबाजी में। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस ग्रीन वाटर के अंदर आपको जो चीज दिख रहा है ये वुचेन का सीड है और यही से वुचेन और सवेरा की बायोलॉजिकल डॉटर की जन्म होगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फ्यूचर के एक अननोन टाइम और स्पेस को देखते हैं और उसी जगह पे हमें वुचेन और गाया की डॉटर को दिखाती है। एक बड़े से क्रिस्टल को अपने हाथ पे पकड़ के कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। उस क्रिस्टल की तरफ देखते हुए कह रही होती है, किस्मत की पहिया घूमने लगी है, एक सेल की तरह हमारी दुनिया पूरी तरीके से एक अलग सेल पे बदल चुकी है। जब ये सेल सभी कर्मा को होल्ड करने के लिए कभी बड़ा हो जाएगा, उसी समय प्रेजेंट पे मेरी जन्म होगी। मोहम, आपने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है, ये सब कुछ के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से उसके पीछे एक अनजान लड़की आ जाती है। वो वुचेन के डॉटर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रही होती है, तुम गिल्टी फील मत करो, गॉडेस ऑफ क्रिएशन की सैक्रिफाइस होना ये किस्मत पे लिखा था, उसके बिना इस दुनिया का कभी जन्म ही नहीं होता और ना ही कभी हम एग्जिस्ट करते। उस लड़की की ये बात को सुनने के बाद वुचेन की डॉटर रोते हुए कह रही होती है, मैं समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, पर हमारी दुनिया ऑलरेडी एक बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर इस समय सिर्फ हम खुद के ऊपर रिले होकर इस दुनिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? काश इस समय डैड हमारे साथ होता। तभी वुचेन की डॉटर की ये बात को सुनने के बाद वो अनजान लड़की कह रही होती है, चिंता मत करो, मेरी पास्ट सेल को क्रिएट करना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और मैं बहुत जल्द डैड के टाइम और स्पेस पे ट्रैवल कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन की डॉटर तो बहुत ही शॉक हो जाती है। शौक होते कहती कि क्या तुम आंट सवेरा से मिलने के लिए जा रही हो? क्या तुम उसे मना पाओगी? ये बातों को सुनने के बाद वो अनजान लड़की कह रही होती है, हाँ मुझे जाना है और मैं विश्वास करती हूँ कि वो जरूर मेरी बातों को समझेगी। तभी हमें बताया था कि इस अनजान लड़की की क्या आइडेंटिटी है। नाम नहीं बताया गया है, आइडेंटिटी भी नहीं बताया गया है, सिर्फ कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस यंग लड़की के पास स्ट्रॉन्ग एविल गॉड पावर है और वो गाया और वुचेन की डॉटर के साथ बहुत ज्यादा फैमिलियर है। उसके साथ ही साथ ये यंग लड़की वुचेन और गाया की डॉटर के साथ सेम फ्यूचर टाइमलाइन पे एग्जिस्ट करती है। तो गाइस जिसको अंदाजा लग चुका है कि ये लड़की कौन है तो वो सभी कमेंट करके बताओ, और जिसको नहीं पता वो सभी इंतजार करो, आगे की कहानी पे पता चल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, यूनिस को दिखाती है। वो अपनी सभी इंसेक्ट आर्मी को लेके व्हाइट टाइगर गॉडेस के साथ फाइट करने के लिए जा रही होती है और तभी अचानक से वो अपने पीछे एक लड़की को कह रही होती है, हे हीरो को बुलाओ। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वेल वो हीरो फाइनल ट्रायल पार्टिसिपेट करने के लिए कल रात यहाँ से चला गया है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या फाइनल ट्रायल? तो वो बैटल से भाग गया है, चलो भूल जाओ। मॉर्निंग स्टार को कुछ समय तक रोकने के लिए मैं उसे यूज करने वाली थी, पर देख के ऐसा लग रही है कि ये सब कुछ मुझे ही करने की जरूरत है। फिर उसके बाद यूनिस अपने पीछे रहे वो लड़की को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, मॉर्निंग स्टार को रोकने के लिए तुम जाओगी। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शौक होते कहते कि क्या मैं? लेडी यूनिस, मॉर्निंग स्टार के सामने मैं एक छोटी सी चिट्ठी हूँ, मैं उसे पीट नहीं पाऊंगी।
ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अगर तुम उसे पीट नहीं सकती हो तो तुम उसे सीड्यूस करना, क्योंकि हमारी मेन टारगेट व्हाइट टाइगर गॉडेस है। तुम्हें सिर्फ कुछ मिनट के लिए मॉर्निंग स्टार को होल्ड करके रखना है और चिंता मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लीच की आर्मी के कैंप को देखते हैं और उसी जगह पे यूनिस और वो लड़की आ गई होती है। वो दोनों छुपके से सामने कुछ देख रही होती है। तभी उन दोनों के सामने हमें दिखा आता है कि बूचन झड़ियों पे मूत रहा होता है और वही बूचन की तरफ इशारा करते हुए यूनिस कह रही होती है, सामने उस बंदे को देख रहे हो, वही मॉर्निंग स्टार है। तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस बंदे को कुछ मिनट के लिए होल्ड करके रखना है। जब हम एक बार व्हाइट टाइगर गॉडेस को पकड़ लेंगे तब इस बंदे को हम बहुत ही आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और तुम्हारे मिशन को शुरू करो। तभी यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है लेडी यूनिस। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं सामने बूचन को दिखाता है, वो बिंदास गाना गाते हुए मूत रहा होता है और तभी अचानक से उसके पीछे वो लड़की आ जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में बूचन को कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, पर तुम पहले शांत हो जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कांप रही हो। ये बातों को सुनने के बाद हम उस लड़की को देखते, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अब समय आ चुकी है मेरी अल्टीमेट टेक्निक यूज करने की, आर्ट ऑफ सिडक्शन। उसके बाद वो बूचन के सामने अपने कपड़े को उतार देती है और उस लड़की की संतरे को देखने के बाद बूचन का मूतने का स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके मुंह निकल रहा होता है या फिर कुछ और पता नहीं। फिर उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम मुझे मारने के लिए आई हो या फिर मुझे रिवार्ड देने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ यूनिस को दिखाती है, वो व्हाइट टाइगर गॉडेस लीच को पकड़ने के लिए जा रही होती है, पर अचानक से उसे वही लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है जो लड़की बूचन को मारने के लिए गई है। यूनिस उस लड़की की चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। वो सीधा अपने काम करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी अचानक से यूनिस के पीछे से कोई कह रहा होता है, यूनिस तुम कहाँ जा रही हो। उसके बाद हमें दिखा था कि यूनिस के साइड पे एक पेड़ रहता है और वही पेड़ के ऊपर बूचन बैठा रहता है। फिर वो यूनिस को कह रहा होता है, तुम इतनी दूर तक आ चुकी हो, अब तुम कहाँ जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, मेरी सबऑर्डिनेट तुम्हें होल्ड करके रखी है, पर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल वहीं पे जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ एक इल्यूजन है। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, तुमने जो पावर को यूज किया है वो यूनियन की सबमरीज एबिलिटी है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल तुम एकदम सही हो, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ जानती हो, तो इसलिए चलो बात करते हैं। यूनिस तुम रुक जाओ, ये सब कुछ युद्ध करना पूरी तरीके से पॉइंटलेस है। अगर तुम पूरी दुनिया को अपनी स्लेव बना लोगी तो क्या होगा, अंत पे तो वही होगा ना जो तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सब कुछ करना बंद करो, नहीं तो तुम अंत पे तुम्हारे फादर के जैसा ही बन जाओगी। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, बूचन अगर तुम ये सोच रहे हो कि यूनियन के जैसे मुझे बहुत ही आसानी से बुद्धू बना दोगे तो तुम बहुत ही बड़ा गलती कर रही हो। और हाँ, मैं क्या कर रही हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि एक समय मैं इंसान थी और इस दुनिया के बहुत सारे कठिनाई को सहन किया है और डेमोनेस बनने के बाद मैं 1000 साल तक जी चुकी हूँ। इतने सालों में मैं ह्यूमन को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि इंसान एक दूसरे के साथ दुश्मनी को भूल के एक हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन चुप रहता है। तभी बूचन को चुप देने के बाद यूनिस फिर से कह रही होती है, नहीं वो सभी एक कभी नहीं होगा, क्योंकि वो सभी सिर्फ खुद को लेकर परवाह करता है, क्योंकि इंसान ग्रीडी है, सेल्फिश है, रूथलेस है। तभी यूनिस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, यूनिस तुम तुम्हारे गोल को अचीव करने से पहले ही फेल हो चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या तुम्हारी बातों का मतलब क्या है। बूचन कह रहा होता है, यूनिस अब जब तुम इतने लंबे समय से ह्यूमन रेस को ऑब्जर्व कर रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं वो सब कुछ चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे पूरे यूनिवर्स हो या फिर ये दुनिया, वो सभी कॉमन लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि पानी के नीचे रहे बड़े से मछलियां छोटे से मछलियां को खाता है और पानी के ऊपर रहे जानवर अपने टेरिटरी के लिए, खाना के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करता है, स्ट्रॉन्ग कमजोरों का शिकार करता है और यही तो लॉ है और इस लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। तभी बूचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यूनिस अचानक से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, जो सभी ने क्राइम किया है उस सभी के क्राइम को ढकने के लिए तुम ये सब कुछ एक्सक्यूज बना रहे हो। तो तुम कहना चाहते हो कि जो सभी ने क्राइम किया है, जो सभी एविल लोग हैं, उस सभी को मैं पनिश नहीं करूंगी। क्या यही दुनिया की लॉ है, क्या यही दुनिया की रूल्स है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे बातों का मतलब ये नहीं है तुम एक डिमोनेस हो तो ऑर्डिनरी ह्यूमन के सामने तुम एक गॉड लाइक फिगर हो। उत्पीड़न से पीड़ित लोग क्रांति का प्रशंसा तो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी गुलाम के शासक का प्रशंसा नहीं कर सकते। और ह्यूज प्राइस पे करने के बाद ही रेवोल्यूशन आता है, पर ये प्राइस इनोसेंट लोगों के कंधे पे नहीं देना चाहिए। तो इसलिए यूनिस मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस तरह के पॉइंटलेस युद्ध करना बंद करो, क्योंकि इस युद्ध पे सिर्फ इनोसेंट लोग ही सफर करेगा। तभी बूचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम यूनिस को देखते हैं, वो फाइनली खुद को शांत करते हुए कह रही होती है, तुम सही हो,
एक डिमोनियस होने के नाते मुझे इनोसेंट लोगों को परवाह करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं और ये एनसलपमेंट वॉर शुरू नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम एक दूसरे के आर्मी को विड्रॉल कर लेते हैं। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जब ऑर्डिनरी लोग इनोसेंट है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से तुम मेरे स्लेव बन जाओ। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा था कि क्या, तुम क्या कह रही हो? यूनिस कह रही होती है, अब तो तुम एक डेमीगॉड हो, तो इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए मेरे से भी ज्यादा तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, सिर्फ तुम नहीं, बाकी के जितने सारे गॉडेस और डिमोनेस है वो सभी मेरी स्लेव बन जाएगी। इस तरीके से मैं लीडर बन के वो सभी गॉडेस और डिमोनेस को यूज करते हुए इस दुनिया को बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज कर सकती हूँ। भाई पे यूनिस की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वुचेन एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है, नानी तुम ये क्या कह रही हो? पर हम यूनिस को देखते हैं, वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, वो कंटिन्यूअसली वुचेन को कह जा रही होती है, अच्छा ठीक है, स्लेव नंबर 1, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, जल्दी से व्हाइट टाइगर गॉडेस को कैप्चर करके मेरे सामने, तुम्हारे मास्टर के सामने लेके आओ। यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डिमोनियस ऑफ स्लेवरी, मेरे से तुम बेहतर स्लेव मास्टर हो? ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, जरूर, मैं एक डेमीगॉड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, तो नेचर सी बात है, मैं मास्टर के लिए सबसे ज्यादा फिट हूँ। यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले कौन व्हाइट टाइगर गॉडेस को स्लेव बनाता है। यूनिस कह रही होती है, जरूर, मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद ही हम वुचेन को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एविल गॉड सबीरा को बुलाते हुए कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज आप एक बार जज बन जाइए। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद ही एविल गॉड सबीरा बाहर आने लगती है। तभी एविल गॉड सबीरा को देखने के बाद यूनिस शॉक होते कह रही होती है, अरे ये तो एक छोटा सा बेट है, तो तुम्हें मदर को परेशान करने की क्या जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वेल ये तो नेचुरल सी बात है, अगर तुम चीट करती हो तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस गुस्सा करते हुए कह रही होती है, क्या क्या मैं तुम्हें इस तरह के पर्सन लगती हूँ जो चीट करूंगी? अच्छा ठीक है, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और मदर हमारी जांच रहेगी। तभी उन दोनों के साइड पर हमें सबीरा को दिखाती है, वो सामने की नजरा को देख रही होती है, वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन में कह रही होती है, वुचेन फिर से बुद्धू बनाने जा रहा है, देख के ऐसा लग रही है कि मेरी एक भी डॉटर स्मार्ट नहीं है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उन दोनों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट करते हुए कह रही होती है, जो हार जाएगा वो जीते हुए पर्सन का स्लेव बन जाएगा, क्या तुम दोनों एग्री हो? ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। और वही साइड पर यूनिस कह रही होती है, मैं भी राजी हूँ। वुचेन तुम जरूर हारने वाले हो। उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, बहुत ही बढ़िया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने का कोशिश करेगा उसे फोर्सफुली अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हम यूनिस को देखते हैं, वो अपने हाथ को मरोड़ते हुए कह रही होती है, चलो वुचेन को हराने के लिए अब समय आ चुकी है। वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले हम साइड पर रहे वुचेन को देखते हैं, वो किसी को बुलाते हुए कह रहा होता है, लिटिल किटी बाहर आ जाओ। वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्या लिटिल किटी, ये क्या है? पर तभी अचानक से हम देखते कि झाड़ियों के अंदर से व्हाइट टाइगर गॉडेस लीज मेड की कपड़े पहन के बाहर आ जाती है। फिर वो वुचेन को कह रही होती है, मैं लॉर्ड मॉर्निंग स्टार की स्लेव हूँ, मास्टर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तभी सामने की नजारा को देखने के बाद यूनिस तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, वो सदमे में आ जाती है। फिर उसके बाद ही वो अपने साइड पर सबीरा को कह रही होती है, मदर सुपीरियर प्लीज आप रुक जाइए, ये बास्टर्ड वुचेन ने चीटिंग किया है। ये बातों को सुनने के बाद हम सबीरा को देखते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को चेक करते हुए कह रही होती है, वेल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है जो वुचेन ने ब्रेक किया है, तो इसलिए यूनिस तुम हार चुकी हो और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब से तुम वुचेन के स्लेव हो। तो गाइस इसका मतलब ये है कि गेम शुरू होने के बहुत पहले ही वुचेन जीत गया था। तभी हम यूनिस को देखते हैं, वो सबीरा की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, वो डरते हुए अपनी कांपते हुए में कह रही होती है, ये कैसे हो सकती है? ये ह्यूमन रेस बहुत ज्यादा कानिंग और डिस्गस्टिंग है। फिर हमें बताया जाता है कि यूनिस डिमोनियस बन के 1000 साल जीने के बाद, इंसान को 1000 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद भी वो अभी तक ढूंढ नहीं पाई है कि इंसानों का असली नेचर क्या है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के कारण यूनिस के हाथों पे जंजीरें आ जाती हैं, और ये जंजीरों को देखने के बाद यूनिस तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे पास्ट की बातें याद आने लगती कि कैसे बचपन पे वो स्लेव की जिंदगी गुजारी है, वो जिंदगी कितनी दर्दनाक थी। वो ये सब कुछ याद करते हुए बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, वो जोर से चिल्लाते हुए कह रही होती है, नहीं मैं फिर से स्लेव नहीं बनना चाहती, मदर प्लीज मुझे मदद कीजिए। ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, यूजलेस, तुम और तुम्हारी सभी सिस्टर एकदम एक जैसी हो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल है, इसे तुम हमेशा याद रखना। ये याद रखना कि बिना ब्रेन के काम करने पे क्या परिणाम होता है। तभी सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वुचेन कह रहा होता है, कम ऑन, आप तो अपने गुस्से को निकालने के लिए उसे डांट रही है। ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, मैं और परवाह नहीं करती, मैं अभी जा रही हूँ,
और ये सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। उसके बाद ही सबीरा उस जगह से चली जाती है। तभी सबीरा के वहां से जाने के बाद ही बूचन लीच को कह रहा होता है ये सब कुछ युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, लीच तुम्हारी आर्मी को विड्रॉल कर लो। ये बातों को सुनने के बाद लीच कह रही होती है अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं। वो यूनिस के पास आते हुए कह रहा होता है यूनिस तुम भी अपनी आर्मी को विड्रॉल कर लो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है वो सभी लोगों का क्या होगा जो सभी स्लेव है, उस सभी को कौन बचाएगा। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है परिवर्तन रातों रात नहीं होता है, इंसानों को बदलने के लिए समय लगने वाला है, तो इसलिए हमें इंतजार करना होगा और उस सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। वैसे तुमने लोगों को चेंज करने के लिए फोर्स किया है और मैंने लोगों को चेंज करने के लिए गाइड किया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी रियलाइज हो गई है तुमने जो मेथड यूज किया है वो कोई काम का नहीं है। फिर उसके बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो ये सब कुछ कहते हुए यूनिस के हाथों पे जो जंजीरें था वो सब कुछ जंजीरें को तोड़ दिया होता है और यूनिस को स्लेव बनने से पूरी तरीके से आजाद कर देता है। तभी खुद को आजाद होता हुआ देखने के बाद ही हम यूनिस को देखते हैं। वो बूचन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पर तभी अचानक से हम बूचन को देखते हैं। वो तेजी के रफ्तार के साथ यूनिस की उंगली पे रिंग पहना दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है यूनिस तुम एडमिट नहीं करना चाहती कि तुम इंसानों के सामने हार रही हो, है ना। भाई पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस जब अपने हाथ को चेक करती है तो उसकी उंगली पे ऑलरेडी एक वेडिंग रिंग रहती है और उस रिंग को देखने के बाद वो शॉक होते हुए कह रही होती है क्या एक वेडिंग रिंग। फिर हमें बताया जाता है कि ये रिंग एक डिवाइन लेवल आइटम है, नाम है गॉडेस ऑफ लव चार्मिंग क्रिस्टल रिंग। इस रिंग को अगर कोई पहनता है तो वो किसी को अगर पसंद करता है तो उसे सीड्यूस कर सकता है और उसे अपने प्यार में भी गिरा सकता है। तभी अचानक से यूनिस के पीछे रहे हम बूचन को देखते हैं। वो यूनिस को कह रहा होता है यूनिस ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मेरे साथ आओ, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस तो बहुत ही शौक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में बूचन को कह रही होती है क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकती है, मैं जिसे पसंद नहीं करती हूँ मैं उसे शादी कैसे कर सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात दुनिया को बेहतर प्लेस बनाने को लेकर शादी से क्या लेना देना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है ओ तो तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करती हो, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर से और एक बीट लगाते हैं। अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम मुझसे शादी करोगी और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुमसे शादी करूंगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस चिल्लाते हुए कह रही होती है ये किस तरह का बीट है, दोनों कंडीशन ही तो सेम है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हम साइड पे रहे इंसेक्ट क्वीन और सभी इंसेक्ट को देखते हैं। वो सभी पागल की तरह दौड़ के सामने आ रहा होता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक देख रहे थे कि क्या ये क्या हो रहा है, यूनिस क्या तुम वो सभी इंसेक्ट को कंट्रोल नहीं कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है नहीं मैं उस सभी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो सभी रिप्रोड्यूस करना चाहती है और वो सभी रिप्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारी सीट ढूंढ रही है और यहाँ पे जितने सारे इंसेक्ट हैं वो सभी फीमेल है और देख के ऐसा लग रही है कि जब तक तुम तुम्हारी सीट को वो सभी फीमेल इंसेक्ट को नहीं दे देते हो तब तक वो सभी तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। तभी यूनिस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहता कि नानी, उसके बाद वो उस जगह से भागने लगता है। तभी बूचन को भागता हुआ देखने के बाद यूनिस कह रही होती है अरे तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड स्टेमिना है ना। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है अरे ये स्टेमिना का बात नहीं हो रहा है, मैं कोई भी कीड़े के साथ बिस्तर पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कोई भी कीड़े के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता हूँ। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि बूचन के सामने एक बहुत ही बड़ा इंसेक्ट आ जाती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है मॉर्निंग स्टार आप हमारे फ्रेंड हैं तो हमारे एवोल्यूशन के लिए हम आपसे एसेंस चाहते हैं, आपके सीड्स चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद बूचन चिल्लाते हुए रोते हुए कह रहा होता है नहीं प्लीज प्लीज मेरे करीब मत आना, अगर मैं देना भी चाहता हूं तो मेरा खड़ा होने का जरूरत है पर तुम सभी के लुक के हिसाब से मेरा खड़ा भी नहीं होगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसेक्ट बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होती कहती कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं मेरी रेस की सबसे ज्यादा सुंदर इंसेक्ट हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं इतनी सुंदर इंसेक्ट पहले कभी नहीं देखा। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद वो इंसेक्ट खुद को अपनी सलाइवा से घेर लेती है। फिर वो कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है अरे तुम वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक कीड़े हमेशा कीड़े ही रहेगी और मैं कीड़े के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बूचन अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम उस कीड़े को देखते हैं, उस इंसेक्ट को देखते हैं। वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है पर फिर भी वो अजीब सा लग रही होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है मास्टर बूचन क्या आपको ये लुक पसंद नहीं है। उसके बाद वो बूचन के मुंह के ऊपर कुछ व्हाइट लिक्विड फेंक देती है। फिर वो कह रही होती है देखिए मैं ये भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद ही हमें दिखाया था कि जितने सारे फीमेल इंसेक्ट थी वो सभी ह्यूमन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होकर बूचन के सामने आ जाती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद बूचन अपने साइड पे रहे इंसेक्ट क्वीन को कह रहा होता है क्वीन तुम्हें इन सभी को कंट्रोल करने की जरूरत है, अगर तुम इस सभी को इस तरीके से छोड़ देती हो तो मेरे जैसे इंसान का मौत हो जाएगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है वेल आपको पता है कि हमारे माइंड एक जैसे नहीं है,
तो मैं उस सभी को कंट्रोल नहीं करना चाहती। मेरी मतलब ये है कि मैं उस सभी को कंट्रोल नहीं कर पाती। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ओ तो यहाँ पे असली कल्प्रिट तुम हो। बूचन अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही वहीं पे जितने सारे इंसेक्ट थी वो सभी इंसेक्ट बूचन को घेर लिया होता है और बूचन के ऊपर आने लगती है। ये देखने के बाद बूचन उस सभी को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ प्लीज प्लीज रुक जाओ। यहाँ पे तुम सभी का नाम बार बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मैं आयरन मैन हूँ तब फिर भी मैं तुम सभी को एक ही बार में संभाल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मुझे 3 दिन का समय दो। 3 दिन के बाद मैं तुम सभी को सेटिस्फाई कर दूंगा। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन और बाकी के जितने सारे इंसेक्ट थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होते कहती है कि क्या सच में, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी इंसेक्ट क्वीन स्माइल करते हुए बूचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, आपके एसेंस को रिसीव करने के लिए हम सभी 3 दिन के बाद आएंगे। और हाँ, भागने का कोशिश मत करना क्योंकि मैंने आपके बॉडी के अंदर एक मार्क छोड़ दिया है, तो इसलिए आप इस दुनिया के कहीं पे भी चले जाए, मैं आपको इजीली ढूंढ लूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। इंसेक्ट के वहां से जाने के बाद ही बूचन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं। वो सभी 3 दिन के बाद फिर से यहाँ पे आने वाली है। मैं किसी भी कीड़े के साथ सोना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी भी कीड़े के साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहता हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, अगर तुम उस सभी के साथ ये सब कुछ करना नहीं चाहते हो तो तुम सभी उस सभी की बातों पे राजी क्यों हो गए। और वैसे भी अगर तुम चाहो तो उस सभी को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे तुम क्या जानो, वो सभी इंसेक्ट के फेवर को गेन करने के लिए मैंने कड़ी मेहनत किया है। वहीं पे बूचन की ये बातों को सुनने के बाद व्हाइट टाइगर गॉडेस लीच कह रही होती है, पर आज इंसेक्ट क्वीन बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी रेस के सभी लोगों को कंट्रोल कर सकती, पर वो आज कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है, क्योंकि ये इंसेक्ट क्वीन की क्लोन बॉडी है पर उसकी जो असली बॉडी है वो कहीं और जगह पे छुपी हुई है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद बूचन को कुछ आइडिया आता है। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो छुपी हुई इंसेक्ट क्वीन की असली बॉडी को हमें ढूंढने की जरूरत है। वैसे ये सभी ढूंढने का काम करने के लिए मैं एक इंसान को जानता हूँ, वो ये सब कुछ काम करने के लिए पूरी तरीके से माहिर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिटिया के टेरिटोरी को देखते हैं और उसी जगह पे बूचन आ गया होता है। वो अभी जितना सारा सिचुएशन फेस किया है वो सब कुछ लिटिया को बता दिया होता है। और बूचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, ओ तो सिर्फ यही कारण तुम्हें ये आर्टिफिशियल गॉडेस चाहिए। बूचन कह रहा होता है, हाँ, इसकी हैकिंग स्किल एबिलिटी के हिसाब से उस इंसेक्ट क्वीन को ढूंढना बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद ही बूचन ने उस आर्टिफिशियल गॉडेस को एक्टिवेट करने के लिए जॉइन पे लेटर दिया होता है। फिर किसी और जगह पे स्विच को दबाते हुए कह रहा होता है, अगर मैं सही से याद करूं तो स्विच इस जगह पे था। तभी बूचन की ये एक्शन को देखने के बाद लिटिया चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम रुक जाओ, तुम दीनदारी ये सब कुछ क्या कर रहे हो। पर हम बूचन को देखते हैं, वो आर्टिफिशियल गॉडेस के दोनों पैरों के बीच में स्विच को दबा देता है और स्विच को दबाते ही वो आर्टिफिशियल गॉडेस जाग जाती है। भाई सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिटिया मनी मन में कह रही होती है, क्या ये सच में जाग गया। लिटिया ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक हमें दिखाता है कि उस आर्टिफिशियल गॉडेस से आवाज आ रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए इमोशनल मॉड्यूल को ऑफ किया जा रहा है, रिचार्ज करने के लिए गॉडेस एनर्जी की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हुआंग एम्पायर को दिखाता है और उसी जगह पर हम एक बुड्ढे को देखते हैं। वो एम्प्रेस को कह रहा होता है, योर मिस्ट्री, मैं आपको एक हम्बल एडवाइस देना चाहता हूँ। अब जब कंट्री स्टेबल हो चुका है तो आपको शादी करके एक सन और एक डॉटर का जन्म दे देना चाहिए। इस तरीके से हमारे ग्लोरियस एम्पायर को एक सक्सेसर मिल जाएगा। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बुड्ढा कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, हर मिस्ट्री अभी बहुत ज्यादा यंग है, उन्हें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, या फिर तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई अल्ट्रा मोटिव है। ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बुड्ढा कह रहा होता है, अरे हर मिस्ट्री बहुत ही आसानी के साथ फैमिली और कंट्री को संभाल सकती है, या फिर तुम हर मिस्ट्री की एबिलिटी के ऊपर डाउट कर रहे हो। ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बुड्ढा कह रहा होता है, अरे मेरे बातों का मतलब ये नहीं है, तुम मेरे बातों को इस तरह से मत घुमाओ। तभी उन दोनों की ये सब कुछ आर्ग्यू को सुनने के बाद हमें उन दोनों के सामने हुआंग एम्पायर के एम्प्रेस को देखते हैं। वैसे गाइस ये भी एक गॉडेस है और इसे हम बूचन के लवर या फिर वाइफ कह सकते हैं। वो उन दोनों बुड्ढे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद परेशान होने लगती है, पर तभी अचानक से बाहर से कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम जबरदस्ती यहाँ पे एंटर करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बूचन रहता है। वो एक गार्ड को कह रहा होता है, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। ये बातों को सुनने के बाद वो गार्ड कह रहा होता है, वेल आप अंदर नहीं जा सकते, नहीं तो हर मजिस्ट्री मुझे पनिश करेगी। उस गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बूचन ये कह ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस जगह पे एम्प्रेस आ जाती है और एम्प्रेस को यहाँ पे देखने के बाद वो गार्ड कह रहा होता है, योर मिस्ट्री, ये पर्सन जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और वो मेरी पर्सन है, तो जब भी वो यहाँ पे आए उसे अकेला छोड़ देना।
अच्छा ठीक है, आज और कोई भी मीटिंग नहीं होगा, आज मीटिंग कैंसिल, तुम सभी जा सकते हो। इम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी वहां से चला जाता है। और वो सभी लोगों के वहां से जाने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं, वो इम्प्रेस को कह रहा होता है, हे बहुत ही लंबा समय हो चुका है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बढ़िया काम कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस कह रही होती है, तुम्हारी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, चलो मेरी चेंबर पे चलते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। इम्प्रेस बूचन को लेकर अपने रूम के अंदर आ जाती है और रूम के अंदर आते ही इम्प्रेस लेजी पर्सन की तरह बिस्तर पे लेट जाती है। तभी इम्प्रेस की ये हालत को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, क्या तुम सही हो? ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस कह रही होती है, वेल शायद मैं सही हूँ। बूचन कह रहा होता है, अरे तुम मेल्ट हो गई हो, स्लाइम लग रही हो, अभी तो तुम एक इम्प्रेस हो पर तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो, अगर बाहर के लोग तुम्हें इस तरह से देखता है तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देगा। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस कह रही होती है, अरे इम्प्रेस बन के क्या फायदा, हर दिन कोई ना कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहता है ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो मैं इम्प्रेस कभी नहीं बनती। तभी उसकी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं, वो अचानक से उसकी कमर को पकड़ लिया होता है और ये देखने के बाद इम्प्रेस तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि बूचन तुम्हें क्या कर रहे हो? बूचन कह रहा होता है, तुम जरूर बहुत ज्यादा मेंटली सफर किया है, चलो इसलिए मैं तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मदद करता हूँ। फिर उसके बाद ही बूचन सामने रहे आर्टिफिशियल गॉडेस को कह रहा होता है, जॉन में तुम भी आ जाओ, तुम खुद को चार्ज कर लो। ये बातों को सुनने के बाद आर्टिफिशियल गॉडेस कह रही होती है, चार्जिंग परमिशन रिसीव हो चुका है। उसके बाद ही जॉन में अपने कपड़े को उतारते हुए कह रही होती है, चार्जिंग मोड एक्टिवेट। फिर वो इम्प्रेस के पास आके इम्प्रेस के पूरे शरीर पे लीक करते हुए इम्प्रेस के गॉडेस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और वही दूसरी तरफ बूचन भी इम्प्रेस के ऊपर चढ़ के अपना काम कंटिन्यू रखता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे हुआंग एम्पायर के बाहर का सीन दिखा होता है। वहीं पर हम एक डीमन को देखते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। वहीं पे वो लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है, मदद करो प्लीज प्लीज, मेरी कोई मदद करो। वहीं पे उस लड़की को डर के कारण चिल्लाता हुआ देखने के बाद वो डीमन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा होता है, क्या लड़की है, कितनी ब्यूटीफुल है, आज मैं बहुत ज्यादा मजे करने वाला हूँ। पर तभी अचानक सा हमें दिखा था कि उस डीमन के पीछे आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में की एक क्लोन आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, डीमन डिटेक्टेड, डिस्ट्रॉय द डीमन। ये बातों को सुनने के बाद वो डीमन हंसते हुए कह रहा होता है, ओह तो ये सिर्फ एक क्लोन बॉडी है, मैं तो सोच रहा था कोई असली बॉडी होगा। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जिसका भी क्लोन है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर मैं मेरे बिस्तर पे खेलने के लिए इसे लेके जाता हूँ तो बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा। उसके बाद ही वो डीमन आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से हम आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में के क्लोन को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ उस डीमन के हाथ को काट देती है। और हमें दिखा जाता है कि उस डीमन का हाथ काट चुका है, पर फिर भी वो हाथ पूरी तरीके से रीजनरेट हो जाता है। फिर उसके बाद वो हंसते हुए कह रहा होता है, ये सब कुछ अटैक मेरे ऊपर यूजलेस है, चाहे तुम मुझे जितनी बार कर दो मैं रीजनरेट हो जाऊंगा, तो इसलिए तुम मेरे खिलाफ जीत नहीं पाओगी। पर तभी अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस डीमन के पीछे कोई आ जाता है और ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक यूज करते हुए उस डीमन को पूरी तरीके से जला देता है और वो डीमन वहीं पे मर जाता है। तभी हमें दिखा जाता है कि उस डीमन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अनजान बंदा रहता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, हेलो दोनों ब्यूटीफुल लेडीज, मैं एक चूजन हीरो हूँ, तुम दोनों से मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई, क्या तुम दोनों मेरे साथ चाय पीने के लिए जाने के लिए इंटरेस्टेड हो? तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद उस आर्टिफिशियल गॉडेस के पीछे रहे वो लड़की कह रही होती है, लॉर्ड हीरो अब सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। और वही साइड पे यान में की क्लोन कह रही होती है, हीरो इन्फॉर्मेशन सर्चिंग, कोई भी इंडिविजुअल रिकॉर्ड ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर तुम फिर भी अथॉरिटी से बॉन्ड्री हासिल करने के लिए एलिजिबल हो। तभी आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में की क्लोन की बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अरे तुम रोबोट के जैसा बात क्यों कर रही हो, कितना बोरिंग है। उसके बाद ही वो बंदा अपने साइड पे रहे उस लड़की को लेकर उस जगह से चला जाता है। और वही पीछे में जॉन में को दिखाती है, वो उस बंदे को जाते हुए देख रही होती है, उस बंदे को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए कह रही होती है, इस बंदे का इन्फॉर्मेशन अननोन है, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा कोई विलेन है, तो इसलिए इस बंदे को वॉच लिस्ट पे अपलोड कर दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हुआंग एम्पायर के एम्प्रेस के रूम को देखते हैं और उसी जगह पे हमें बूचन को दिखाता है। वो अपने साइड पे रहे असली आर्टिफिशियल गॉडेस जॉन में को कह रहा होता है, क्या तुम तुम्हारी क्लोन के साथ कनेक्टेड हो? ये बातों को सुनने के बाद जॉन में कह रही होती है, हाँ, और मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक सस्पिशियस पर्सन हीरो प्रिटेंड करके अभी घूम रहा है और 90% पॉसिबिलिटी है कि वो कोई विलेन है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा था कि क्या कोई हीरो प्रिटेंड करके घूम रहा है? यान में कह रही होती है, उसका इन्फॉर्मेशन अननोन है और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से वो टॉप 10 हीरो बनने के लिए क्वालिफाइड है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, अभी कोई भी न्यू हीरो का जन्म नहीं हुआ है, तो उसे जो पावर मिला है वो जरूर किसी और जगह से होगा। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हम एविल गॉड सबीरा को देखते हैं।
वो बाहर आते हुए बूचन को कह रही होती है उसे जो पावर रिसीव हुआ है वो मेरी वेपन से है, मैं ये फील कर सकती हूँ। एविल गॉड सवीरा ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से उसकी नजर साइड पे जाती है और वही साइड पे हमें वांग एम्प्रेस को दिखाती है। वो बहुत ही बढ़िया हालत में बिस्तर पे पड़ी रहती है और एम्प्रेस की ये हालत को देखने के बाद सवीरा बूचन को कह रही होती है ओ देख के ऐसा लग रही है कि तुमने बहुत ज्यादा मजे किया है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर पोर्टल ओपन करते हुए यूनिस आ जाती है और वो भी सामने के नजारा को देखती है। सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो बूचन को बस चिल्लाते हुए कह रहे थे कि बास्टर्ड तुम इस तरह के डार्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो, थ्रीसम करना चाहते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। पर तभी अचानक से हम साइड पर सवीरा को देखते हैं। वो बूचन को कह रही होती है तुम उसे इग्नोर करो, तुम मेरी डॉटर को जितना चाहिए उतना यूज कर सकती हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है क्या ये अच्छी बात नहीं है। तभी सवीरा कह रही होती है क्या सच में, पर मैं मेरी और भी ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहती हूँ। तभी सवीरा की ये बातों को सुनने के बाद यूनिस कह रही होती है मदर आप मुझे पार्वत के हाथों में हैंड ओवर कैसे कर सकती है, आप किस तरह के मदर हैं। ये बातों को सुनने के बाद सवीरा चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे तुम वही पे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें मरने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ और मैं 1000 सालों से कैद थी इसलिए मैं मेरी खुद की ग्रैंड चिल्ड्रन देखना चाहती हूँ। सच में तुम और तुम्हारी सभी सिस्टर एक जैसी हो, सेल्फिश और अनग्रेटफुल। वहीं पे उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे बूचन कह रहा होता है मदर इन लो अब तो अभी भी सिंगल है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम सवीरा को देखते हैं। वो बूचन के करीब आते हुए बूचन के होठों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रही होती है अच्छा पर तुम ये मत कहना कि तुम मेरे ऊपर फीलिंग्स रखते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है वेल मैं सिर्फ कह रहा था। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सवीरा कह रही होती है तुम कितना डिसऑनेस्ट हो, सच क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी डिजायर को बहुत अच्छी तरीके से देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि तुम मेरी बॉडी को पाने के लिए कितना डिजायर करते हो, तुम मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते हो है ना। ये भी सही है, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वही देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें सिर्फ गाया को भूल जाना है और मुझे फॉलो करना है। ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचन को देखते हैं। वो अचानक से सवीरा को दूर करते हुए कह रहा होता है मदर इन लो प्लीज आप खुद को कंट्रोल कीजिए। शायद हो सकता है कि मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ पर फिर भी मेरे पास खुद का प्रिंसिपल है। मैंने गाया को प्रॉमिस किया है कि मैं उसे रिवाइव करूंगा और उसे शादी करूंगा, तो जरूर मैं इस प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगा। और हाँ मैंने आपको भी प्रॉमिस किया है कि मैं आपके फ्रैगमेंट को कलेक्ट करने के लिए मदद करूंगा, तो जरूर मैं आपको मदद करूंगा। मुझे लगता है कि एक आदमी को अपने शब्द के ऊपर कायम रहना चाहिए और यही मेरा प्रिंसिपल है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सवीरा कह रही होती है वेल अगर तुम गाय को रिवाइव करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर तुम ये उम्मीद बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हें मदद करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन स्माइल करते हुए कह रहा होता है जरूर ये मेरा खुद का प्रॉब्लम है तो मैं मेरे खुद के प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करूंगा। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे में यूनिस को दिखाती है। वो मनी मन में कह रही होती है मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि बूचन ने जो प्रॉमिस किया था वो इतना सीरियसली ले लेगा, तो क्या ये हो सकती है कि उसने मुझे जो प्रॉमिस किया है वो सच में पूरा करेगा। यूनिस ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से सामने रहे बूचन कह रहा होता है अब जब हमें पता चल चुका है कि फ्रेगमेंट कहाँ पे है तो चलो उस फेक हीरो से मिलते हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बूचन को देखते हैं वो आर्टिफिशियल कॉटेज वन में के साथ मिलके होटल पे खाना खाने के लिए आ गया होता है। और तभी अचानक से बूचन जिस रूम के अंदर बैठ के खाना खा रहा होता है उसका नजर बाहर जाता है और वही बाहर हमें उसी फेक हीरो को दिखाता है। वो सभी के साथ मिलकर दारू पी रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अपना दारू पीना खत्म करने के बाद वेटर को कह रहा होता है वेटर बिल प्लीज। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वेटर कह रहा होता है अच्छा ठीक है सर आपका टोटल 4000 प्लेटिनम कॉइन बिल हुआ है। वहीं पे उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या 4000, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद ही वो पैसा देने के लिए अपने पॉकेट से पार्ट्स को निकालने लगता है पर उसे कोई भी पार्ट्स नहीं मिलता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या मेरा पार्ट्स कहाँ पे गया, मैं यहाँ पे आने से पहले बार बार चेक किया था। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रहा होता है सर हम आपको कोई भी उधार नहीं दे सकते, वैसे आपके कमर पे जो ड्रैगर बंधा हुआ है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप पैसे के बदले में ये देके जाइए और जब बाद में आपके पास पैसा आ जाएगा आप पैसा को देके डेगर को छुड़ा के ले जा सकते हैं। तभी उस वेटर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है ओ तो मेरे डेगर को छीनने के लिए ये तुम्हारा प्लान है, यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे डेगर को छीन सके, तो आज ये स्कैम शॉप को मैं डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम ऊपर रहे बूचन को देखते हैं। वो उस बंदे को कह रहा होता है यंग मैन शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी बिल को पे करता हूँ, वैसे क्या तुम ऊपर आके मेरे साथ ड्रिंक करोगे। वाह बूचन खुद ही एक बच्चा है और उस बंदे को यंग मैन कह रहा है। वैसे ये भी सही है क्योंकि बूचन ऑलरेडी 4 बेटी की बाप है। तो चलो अब हम कहानी पे आते हैं। हमें उस बंदे को दिखाता है। वो बूचन के बातों को सुनने के बाद बूचन के रूम के अंदर एंटर करता है, पर जब उसका नजर सामने जाता है वो सामने आर्टिफिशियल गॉडेस जुआनमे को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, खुश हो जाता है।
खुश होते करते कि क्या, अरे तुम वही पहली वाली लड़की हो, है ना? क्या कोइंसिडेंट है, मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाया था कि मैं फिर से तुमसे मिल पाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो बुचन की तरफ इशारा करते हुए जुआनमाई को कह रहा होता है, वैसे ये जेंटलमैन कौन है? ये बातों को सुनने के बाद जुआनमाई कह रही होती है, ये मेरी मास्टर है। तभी बुचन खांसते हुए कह रहा होता है, जुआनमाई तुम्हें मुझे इस तरह से बुलाना नहीं चाहिए, तुम मुझे हस्बैंड करके बुलाओ, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद जुआनमाई कह रही होती है, ओ तो टाइटल चेंज हो चुका है, अच्छा ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। फिर उसके बाद ही वो बुचन की तरफ इशारा करते हुए उस बंदे को कह रही होती है, ये मेरी हस्बैंड है। वहीं पे यानमे की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा मनी मन में कह रहा होता है, क्या कैजुअल रिलेशनशिप है? पर तभी अचानक से हम बुचन को देखते हैं, वो उस बंदे को कह रहा होता है, मैं कुछ कंफर्म करने के लिए तुम्हें इनवाइट किया है। वैसे मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ तो घुमा फिरा के बातें नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे बात करता हूँ। तुम एक समय ऑर्डिनरी पर्सन थे, पर तुम एक दिन अचानक से इविल गॉड की फ्रैगमेंट को रिसीव किया और पावर गेन करना शुरू किया। फिर तुम सोचने लगे कि तुम हेवन के चूजन वन हो। क्या मैं गलत हूँ मिस्टर फेक हीरो? चलो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, उस फ्रैगमेंट को दूर फेंक दो, नहीं तो इविल गॉड की पावर तुम्हें पूरी तरीके से पागल मॉन्स्टर बना देगा। वैसे हम सिटी के अंदर हैं तो इसलिए मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, पर अगर तुम मॉन्स्टर बन जाते हो तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? बुचन कह रहा होता है, वेल हर कोई मुझे मॉर्निंग स्टार के नाम से जानता है। तभी बुचन की ये बातों को सुनने के बाद ही वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद ही वो हड़बड़ी के साथ उस जगह से दौड़ के जाने लगता है। पर तभी अचानक से हम बुचन को देखते हैं, वो जेंडर वेंडर कार्ड को यूज करते हुए अपने जेंडर को चेंज कर लेता है और एक लड़की पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपनी वाइफ फेंगियांसू से रिसीव हुआ पावर हाइपर ग्रेविटी फील्ड को यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। और स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि वो बंदा धर्म से जमीन पे गिर जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, अरे तुम इतनी जल्दबाजी में कहां पे जा रहे हो? पहले इविल गॉड की फ्रैगमेंट को तो देखे जाओ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो इविल गॉड की पावर तुम्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर लेगा। फिर उसके बाद ही बुचन उस बंदे के पास से डेगर को छीनने जाता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उस बंदे के पास से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है। उसके बाद ही वो बंदा एक डीमन पे ट्रांसफॉर्म होकर उस जगह से भाग जाता है। तभी उसे भागता हुआ देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, जुआनमाई उसका पीछा करो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जुआनमाई को देखते हैं, उसके जितने सारे क्लोन रहता है वो सभी को ऑर्डर देते हुए कह रही होती है, हंट मोड एक्टिवेट, सिटी के अंदर कोई भी कॉम्बैट मत करना, उस टारगेट को सिटी के बाहर लेके चलो। तभी जुआनमाई की ये बातों को सुनने के बाद ही जुआनमाई के जितने सारे क्लोन रहती है वो सभी उस फेक हीरो का पीछा करने लगती है। और वही सामने में फेक हीरो को दिखाता है। वो अपने पीछे इतने सारे जुआनमाई को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कहते कि क्या इतने सारे एक जैसी लड़की क्या कर रही है? वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके डेगर के अंदर से इविल गॉड सबीरा की क्लोन बाहर आती है। फिर वो उस बंदे को कह रही होती है, हे मैं यहाँ पे हूं ना, तो भागना बंद करो, मेरी पावर को यूज करते हुए वो सभी को मार दो। मैं नहीं चाहती कि मेरी मेन बॉडी मुझे पकड़ ले, तो इसलिए चलो तुम्हारी बॉडी मुझे हैंड ओवर करो। फिर उसके बाद हम इविल गॉड सबीरा की क्लोन को देखते हैं, वो उस बंदे के बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और वही कारण उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे के सामने बुचन आ गया होता है। वो सामने के नजरा को देखते हुए कह रहा होता है, डैम इट, देख के ऐसा लग रहा है कि हम लेट हो चुके हैं। वैसे जुआनमाई तुम गॉडेस के पावर को एब्जॉर्ब कर सकती हो, तो फिर क्या तुम डिमोनस के पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जुआनमाई कह रही होती है, मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ पर उस पावर को यूज नहीं कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, यूज कर सकती हो या फिर नहीं, इसको लेके कौन परवाह करता है। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं, वो यानमाई को किस करने लगता है। फिर उसके बाद वो मैजिक रिप्लेसमेंट एक्टिवेट करते हुए जुआनमाई के शरीर के अंदर अपना मना ट्रांसफर करने लगता है। फिर उसके बाद हम जुआनमाई को देखते हैं, उसके शरीर के अंदर जितने सारे गॉडेस की ऑरा थी वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। वो एक डीमन पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके शरीर से बहुत ही पावरफुल एविल ऑरा रिलीज होने लगती है। और वही दूसरी तरफ हमें वो फेक हीरो को दिखाता है, वो भी डीमन पे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद बुचन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एविल गॉड सबीरा बाहर आते हुए कह रही होती है, लॉस्ट हार्ट डीमन। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या लॉस्ट हार्ट डीमन, ये क्या है? पर तभी हम सबीरा को देखते हैं, वो बुचन के ऊपर मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है, ओह माय सोनिल्लो, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो, क्या तुम तुम्हारे जेंडर के ऊपर गिव अप कर दिया है? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, मदर इन लो प्लीज मुझे गलत मत समझिए, आपके डॉटर के पावर को यूज करने के लिए मुझे इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। बुचन की ये बातों को सुनने के बाद सबीरा कह रही होती है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? पर चाहे जो भी हो, ये लॉस्ट हार्ट डीमन तभी क्रिएट होता है जब कोई इविल गॉड के पावर के साथ फोर्सफुली मार्च होता है। फिर उसके बाद वो अपने सेंस पूरी तरीके से खो देता है और एक पागल डीमन बन जाता है। वैसे मैंने इस तरह के क्रिएचर तैयार किया था, पर ये सभी क्रिएचर के पास कोई भी इंटेलिजेंस ना होने के कारण मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अगर ये बंदा हीरो होता तो वो इस पावर को संभाल पाता, पर ये नॉर्मल इंसान है तो इस पावर को सहन नहीं कर पाएगा।
फिर उसके बाद ही हम उस बंदे को देखते हैं। वो एविल गॉड की पावर के कारण पूरी तरीके से एक अगली मॉन्स्टर पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक पागल डीमन बन जाता है जिसके पास कोई भी सेंस नहीं है। पर तभी अचानक से हम जुआनमेई को देखते हैं। वो आगे आते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत जोर से पांच करती है। उसके बाद ही उन दोनों के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद साइड पर एविल गॉड सवेरा बूचन को कह रही होती है, इस अगली मॉन्स्टर को तुम्हारे सबऑर्डिनेट के ऊपर छोड़ दो। और बात रही मेरी फ्रैगमेंट की, मेरी क्लोन की, तो वो जरूर मुझे एब्जॉर्ब करने के लिए उपाय ढूंढ रही है। फिर उसके बाद ही एविल गॉड सवेरा अपने साइड पे छुपी हुई क्लोन को पकड़ लेती है, जो क्लोन एविल गॉड सवेरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके बाद ही सवेरा बूचन को कह रही होती है, सन इन लो, ये मेरी क्लोन तुम्हारा है। तभी सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा की क्लोन चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट मेन बॉडी, तुम असल में मॉर्निंग स्टार के साथ मिलकर काम कर रही हो। सवेरा की क्लोन ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से साइड पर बूचन को देखते हैं। वो अपने अंडरवर्ल्ड वॉर मशीन आर्मर को पहन लिया होता है। फिर वो सवेरा के क्लोन को कह रहा होता है, मदर इन लो, मुझे माफ कर देना। तभी सीन शिफ्ट तमें हेवेनली रिलम को दिखा होता है, जिस जगह पे सभी गॉडेस रहती है। वहीं पे हम गॉडेस ऑफ लाइफ ईवा और उसकी डॉटर लिलिथ को देखते हैं। वो दोनों छुट्टियां मनाने के लिए उस जगह से जा रही होती है। तभी उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, अरे तुम कुछ दिन पहले ही तो छुट्टी मनाने के लिए गई थी, अब तुम कहाँ पे जा रही हो। ये बातों को सुनने के बाद ईवा कह रही होती है, वेल कुछ काम आ गई है जो मुझे करने की जरूरत है। मेरी बेबी हीरो ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है, और वैसे भी तुम्हें पता ही है आजकल की हीरो कितना तक घटिया है, और यही कारण मैं मेरी डॉटर को लेकर चिंता कर रही हूँ। तो हीरो ट्रायल पे पार्टिसिपेट करने के लिए मैं उसके साथ जाऊंगी, और वैसे भी अगर मैं मेरी डॉटर के साथ जाती हूँ तो मेरी डॉटर को कोई भी बुली करने का हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। तभी ईवा की ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, पर मॉम आप तो इस रीजन के कारण नहीं जा रही है। ये बातों को सुनने के बाद ही ईवा लिलिथ को चुप करवाते हुए धीमे साथ में कह रही होती है, लिलिथ तुम चुप हो जाओ, एक सिंगल कुत्ते को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। पर तभी अचानक से हम उस सभी के सामने रहे गॉडेस ऑफ हार्मोनी को देखते हैं। वो गॉडेस ऑफ लव को कह रही होती है, अच्छा ठीक है उसे जाने दो, यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कह रही हो, अगर वो चली जाती है तो हम ब्रेक कब लेंगे। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, हम वैसे भी फ्री हैं तो उसे जाने दो, जब वो छुट्टी मना के आएगी तब वो ओवर टाइम करेगी और हम लॉन्ग वेकेशन लेंगे। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। उसके बाद वो खुश होते हुए स्माइल करते हुए मन में कह रही होती, जब मुझे एक बार लॉन्ग ब्रेक मिल जाएगी तब उस समय मैं लंबे समय तक बूचन के साथ रह सकती। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। उसके बाद वो गॉडेस ऑफ हार्मोनी की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, मैं जो सोच रही हूँ क्या वो वही सोच रही है। और तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह की दीवार को तोड़ के एक बंदा आ जाता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, इस जगह पे आने का औरती है, इस हेवनली रिलम की हर एक लड़की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं एक लूस्ट हीरो हूँ, मेरा निकनेम पैंटी चोर है, हर कोई मुझे पैंटी हंटर करके बुलाता है। तुम सभी ब्यूटीफुल गॉडेस से मिलकर मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं एक हीरो हूँ जो क्रिएशन गॉडेस ने मुझे ब्लेस किया है, और तुम सभी गॉडेस का अटैक मेरे ऊपर कोई भी काम का नहीं है। तो इसीलिए जल्दी से तुम सभी अपने पैंटे मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि मेरे कलेक्शन पे कोई भी गॉडेस की पैंटे नहीं है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद उस रूम के अंदर जितने सारे गॉडेस थी वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है। फिर उसके बाद ही हम गॉडेस ऑफ लाइफ ईवा को देखते हैं। वो गहरी सांस छोड़ते कह रही होती है, कितना पीसफुल बच्चा है, सिर्फ एक पैंटी के लिए इतना दूर तक भटक रहा है। फिर उसके बाद ही वो अपनी डॉटर लिलिथ की एक पैंटी उस बंदे को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है इसे रख लो, और हाँ बाद में और इस तरह के बदमाशी मत करना, ठीक है। तभी ईवा की ये बातों को सुनने के बाद लिलिथ कह रही होती है, मॉम प्लीज रुक जाइए, वो मेरी है, अगर आपको देना है तो आप खुद की दीजिए। ये बातों को सुनने के बाद ईवा कह रही होती है, अरे ये तो सब एक जैसा ही है, और चिंता मत करो, मॉम तुम्हें टाउन पे जाके नया खरीद के दे देगी, ठीक है। पर अचानक से उस सभी के सामने रहे हम पैंटी हंटर को देखते हैं। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे क्या तुम सभी मुझे नीचा दिखा रही हो, ये पैंटी बहुत पहले ही खुला हुआ है, मुझे अभी भी खुला हुआ चाहिए, मेरे सामने खुल के फ्रेश खुला हुआ पैंटी मुझे दो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम उन चारों को देखते जो अपना अपना बातें करने लगती है। वह भी ईवा कह रही होती है, ये बंदा तो बहुत ही बड़ा परवाट है, बूचन भी इतना परवाट नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, हाँ मैं पूरी तरीके से एग्री हूँ। और वही साइड पे गॉडेस ऑफ हार्मोनी कह रही होती है, मुझे अचानक से महसूस हो रही है कि बूचन इतना भी बुरा नहीं है। तभी उन चारों को ये सब कुछ बातें करता हुआ देखने के बाद वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी वहीं पे चुप हो जाओ, तुम सभी को कुछ भी नहीं पता, अगर मुझे प्यार मिलता क्या मैं ये सब कुछ करता, मेरे जैसे सिंगल डॉग को इस तरह से अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम गॉडेस ऑफ लव को देखते हैं। उस बंदे के ऊपर कार्ड्स फ्लेम से अटैक करते हुए कह रही होती है, कितना एनोइंग है। और वहीं पे वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये किस तरह का फायर है, मैं इस फायर को रेसिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गॉडेस ऑफ लव कह रही होती है, ये कार्ड्स फ्लेम है, यहाँ तक कि हीरो भी रेसिस्ट नहीं कर पाता है, चलो अब तुम मर जाओ, तुम्हारे जैसे परवाट इस दुनिया में एग्जिस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
फिर उसके बाद ही हमें दिखा आता है कि गॉडेस ऑफ लव की कार्ड्स फ्लेम के कारण वो बंदा जल के राख हो जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उस बंदे के शरीर से एक डार्क एविल ओरा बाहर निकल के भाग जाता है और वो डार्क एविल ओरा कुछ और नहीं बल्कि एविल गॉड सवेरा की क्लोन रहती है। वो खुद ही खुद से कह रही होती है, छे उस कार्ड्स फायर में ऑलमोस्ट मैं भी जल गई थी। इस तरह के यूजलेस पर्सन को टूल के तौर पे यूज करना भी मुश्किल हो गई है। चलो छोड़ो, अभी के लिए मुझे इस जगह से जाना होगा क्योंकि अभी के लिए गॉडेस ऑफ लव को ऑफेंड करना अच्छी बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट हुआ था, मैं दूसरी तरफ बूचैन, एविल गॉड सवेरा और जुआनमे को देखते हैं। उन तीनों के सामने वो मैड डिमन मरा हुआ पड़ा रहता है और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि ये मॉन्स्टर पूरी तरीके से मर चुका है। तुम्हारे आर्टिफिशियल गॉडेस थोड़ा बहुत कैपेबल है, वैसे तुम्हारी मदद के कारण मुझे मेरी क्लोन भी मिल चुकी है। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, मदर इन लॉ आप उस क्लोन के साथ क्या करना चाहती है? क्या आप उसे एब्जॉर्ब करना चाहती है? ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, क्यों, क्या हुआ है? अगर मैं एब्जॉर्ब करती हूँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रूथलेस हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, वेल वो एक अलग डिफरेंट लाइफ फॉर्म है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक लिविंग पर्सन को एब्जॉर्ब कर रही है ना? सवेरा कह रही होती है, क्या तुम्हें उसके ऊपर सिंपैथी आ रहा है? अगर तुम उसको लेके इतना केयर करती हो तो कुछ दिन के लिए तुम उसे बोरो क्यों नहीं करते? ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, नहीं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सवेरा कह रही होती है, क्यों नहीं, मैं सच में माइंड नहीं करूंगी। तुम जितने समय तक चाहो उतने समय तक उसके साथ खेल सकते हो, मैं परवाह नहीं करती, और खेलने के बाद तुम मुझे दे देना। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज मुझे सच में कोई जरूरत नहीं है। तभी हम सवेरा को देखते हैं, वो बूचैन के करीब आते हुए कह रही होती है, तुम सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत बार रिजेक्ट कर दिया है। क्या तुम्हारे नजरों में मैं इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ? गाया तुम्हारे साथ कर सकती है पर मैं नहीं। तभी सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचैन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो खुद को कंट्रोल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मैं इस मदर इन लॉ को कैसे डील करूं? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज प्लीज कोई मुझे मदद करो, नहीं तो मैं खुद के ऊपर कंट्रोल खो दूंगा। फिर उसके बाद ही अचानक से बूचैन तेजी के रफ्तार के साथ उस जगह से भागने लगता है और बूचैन को भागता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो भी बूचैन का पीछा करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम स्टिंकी ब्रेड, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या मैं सच में इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, मदर इन लॉ आपकी ट्रू फॉर्म बहुत ही ज्यादा अजीब है, हर तरफ से टेंटिकल है। इस तरह के बॉडी के साथ बिस्तर पर टाइम बिताना तो दूर की बात, मैं किस भी नहीं करना चाहता हूँ। बूचैन की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, ये सब कुछ तुम्हारे प्लेनेट अर्थ के लोगों का बनाया हुआ कहानी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप एक धोखेबाज बुड्ढी डायनी है। बूचैन की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम डिसरेस्पेक्टफुल लिटिल ब्रेट। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बूचैन को पकड़ के बूचैन के बूटी पे बेधड़क पीटने लगती है। चिल्लाते हुए कह रही होती है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ एल्डर को रिस्पेक्ट ना करने का मतलब क्या होता है। तभी खुद को पीटता हुआ देखने के बाद बूचैन साइड पर रहे जुआनमे को कह रहा होता है, जुआनमे तुम वहीं पे खड़े खड़े क्या कर रही हो, जल्दी से मुझे मदद करो। बूचैन की ये बातों को सुनने के बाद आर्टिफिशियल गॉडेस जुआनमे कह रही होती है, स्टैंड बाई मोड एक्टिवेट, मैं हिल नहीं सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बूचैन कह रहा होता है, तुम हमेशा स्टैंड बाई मोड पे क्यों चली जाती हो, कभी कभी हिला करो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सेम टाइम पे लिटिया के टेरिटरी को दिखाती है और वहीं पे हम लिटिया, यूनियन और लूली को देखते हैं। वो तीनों एक साथ मिलकर चाय वगैरह पी रही होती है। तभी लिटिया कह रही होती है, पता नहीं क्यों पर मुझे अचानक से बहुत ही अच्छी महसूस हो रही है कि मेरी जितना सारा दुश्मनी थी वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। पर चाहे जो भी हो, मैंने रिसेंटली नोटिस किया मेरे घर पे 2 एक्स्ट्रा बच्ची आ गई है और ये दोनों बच्चे पूरी तरीके से अनफैमिलियर है। तो क्या तुम दोनों जानती हो कि वो दोनों बच्ची कौन है? तभी लिटिया की ये बात को सुनने के बाद हमें यूनियन और लूली को दिखाती है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, पूरे शरीर में पसीना आ रही होती है। तभी लूली कह रही होती है, क्या बच्ची? मैंने अभी तक नहीं देखा है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पर यूनियन कह रही होती है, हाँ मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, शायद ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। तभी उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिटिया को कुछ डाउट होने लगती है। उसके बाद ही वो अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम दोनों मेरे साथ नजर झुकाए बात क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, अरे तुम क्या कह रही हो, मैं तो टोटली नॉर्मल से एक्ट कर रही हूँ, है ना? ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिटिया को देखते हैं। वो यूनियन की बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरी आंखों की तरफ देख के तुम सेम बातें फिर से कहो। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन की पूरी शरीर पे पसीना आ रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, वेल नो असल में बात यह है। वहीं पे यूनियन की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद लिटिया कह रही होती है, मैं तुम्हारी इस फेस को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, जब भी तुम बचपन पे मेरी खाना चोरी करते थे तुम इस तरह के फेस बनाती थी, तो इसीलिए यूनियन तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो, है ना? लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, कम ऑन, हर किसी के पास थोड़ा बहुत सिगरेट रहता है,
तो तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक से हम साइड पर लूली को देखते हैं। वो असली सच को छुपाने के लिए चिल्लाते हुए कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं जानती हूँ इनुन लेडी लिटिया के पीठ पीछे जरूर कुछ किया है। लूली की ये बातों को सुनने के बाद इनुन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, लूली तुम गद्दार, क्या तुम मुझे बेचने जा रही हो? तभी लूली कह रही होती है, इनुन कल रात छुपके से किचन के अंदर एंटर किया था और लेडी लिटिया के खाना को चोरी कर लिया है। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं खुद की आंखों से देखी है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया अपनी गंभीर आवाज में इनुन को कह रही होती है, मैं जानती थी, क्योंकि इनुन तुम्हारी पूरी फेस पे गिल्टी से भरी हुई है। वहीं पे लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हम इनुन को देखते हैं। वो अपनी खतरनाक एक्टिंग करते हुए कह रही होती है, ये इतनी बड़ी बात क्या है, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी खाना कभी खाया है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक नया खरीद के दे दूंगी, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद लिटिया चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने जो खाना खाई है वो मेरी वीकली लिमिटेड एडिशन खाना थी, जो हफ्ते में एक बार रिलीज होती है और उसकी प्राइस 200 प्लैटिनम कॉइन है। और वही उन दोनों के साइड पे रहे लूली मनी मन में कह रही होती है, उफ, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गई थी। पर तभी अचानक से हम लिटिया को देखते, वो पीछे मुड़ते हुए लूली को कह रही होती है, ओ हाँ लूली, तुम कल रात इनुन को खाना चोरी करते हुए देखा है, तो फिर तुम उस समय किचन पे क्या कर रही थी? लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, जरूर, वो मेरे साथ ही खाना चोरी किया है। हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम किसी को नहीं कहेंगे, पर वो खुद ही सीक्रेट को रिवील कर दिया। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, तुम दोनों अभी जाओ और मेरे लिए वीकली लिमिटेड एडिशन खाना लेके आओ। वो तीनों ये सब कुछ को लेके बात कर ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उस रूम के दरवाजा को ओपन करते पेंड्रा आ जाती है। फिर वो लिटिया को कह रही होती है, बिग सिस्टर लिटिया, चलो गेम खेलने चलते हैं। पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुकी हूँ, मैं बिजी हूँ। वो ये कह ही रही होती है, पर अचानक से उसकी नजर सामने जाती है। फिर वो सामने देखते हुए कह रही होती है, ये दोनों बच्ची कौन है? और वहीं पे लुयन और बूमिंग रहती है। वहीं पे लुयन अपनी मॉम को बुलाने जाती है, पर अचानक से हम बूमिंग को देखते हैं, वो लुयन को वहीं पे रोक देती है। पर तभी उन दोनों के पीछे रहे पेंड्रा कह रही होती है, ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही थी कि क्या फ्रेंड्स? पेंड्रा कह रही होती है, मैं बाहर खेलने के लिए गई थी और उसी जगह पे मैंने इन दोनों से मिला। हमने एक साथ मिलकर बहुत सारे मजे किए और जो भी मेरे साथ खेलता है वही मेरी दोस्त है। तभी पेंड्रा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, ओ तो सिर्फ यही कारण मैंने तुम दोनों को मेरी टेरिटरी पे देखा है, तो तुम दोनों पेंड्रा की फ्रेंड्स हो? फिर उसके बाद ही लिटिया लुयन और बूमिंग के माथे पे रैप करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, अब जब तुम दोनों पेंड्रा की फ्रेंड्स हो तो तुम दोनों मेरे भी फ्रेंड्स हुए। ये बातों को सुनने के बाद लुयन कह रही होती है, थैंक्स आंट लिटिया। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, कम ऑन, मुझे बिग सिस्टर करके बुलाओ, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ। और वही उस सभी के साइड पे हमें यूनुन और लूली को दिखाती है। वो दोनों सामने के नजारा को देख रही होती है, चैन की सांस लेते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि फैमिली की सिचुएशन पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुकी है। पर तभी अचानक से यूनुन कह रही होती है, लूली क्या तुम मुझे थोड़ी पैसा दे सकती हो, मुझे लिटिया के लिए खाना लेके आना है। ये बातों को सुनने के बाद लूली कह रही होती है, ओह तो एक ग्रेट डिमोनियस मेरे से पैसा मांग रही है, पर मुझे माफ करना, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है और न ही मैं तुम्हें देने वाली हूँ। लूली की ये बातों को सुनने के बाद यूनुन मनी मन में कह रही होती है, छे ये ड्रैगन रेस बहुत ही ज्यादा कंजूस होती है। तो अभी हमें बताता है कि फुल मून डिमोनियस यूनुन की जितनी सारी प्रॉपर्टी था वो सब कुछ बूचन के हाथों पे है, क्योंकि कहानी के शुरुआत पे ही बूचन यूनुन को ट्रिक करके यूनुन के सभी प्रॉपर्टी को छीन लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दिखा था कि बूचन के फोन में यूनुन ने मैसेज किया होता है, मुझे पैसा भेजो 10,000 प्लैटिनम कॉइन। वहीं पे यूनुन की ये मैसेज को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि यूनुन को सच में गेम क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि वो गेम पे इतनी ज्यादा पैसा खर्चा करती है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर उसके बाद ही वो यूनुन को 10,000 प्लैटिनम कॉइन सेंड कर देता है। तभी बूचन को इतना सारा पैसा सेंड करता हुआ देने के बाद पीछे रहे हुआंग एम्प्रेस कह रही होती है, बूचन मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि तुम इतना रिच हो। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वेल अगर मैं सच कहूँ तो ये पैसा यूनुन का ही है और मैं सिर्फ उसकी पैसा को मैनेज कर रहा हूँ और ज्यादा कुछ भी नहीं। पर तभी अचानक से उन दोनों के सामने रहे में गॉडेस ऑफ लॉयल्टी अलीना को दिखाती है। वो सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है, हुआंग एम्पायर को बूचन से लोन चाहिए है ना, तो चलो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं और मैं गॉडेस ऑफ लॉयल्टी होने के नाते मैं तुम दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को विटनेस करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट पे एक बार साइन हो जाने के बाद कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता है। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट को फिर से कंफर्म करने के लिए हुआंग एम्पायर के एम्प्रेस हर मिनिस्ट्री बूचन से 5 लाख प्लैटिनम कॉइन का उधार लेना चाहती है 50 साल के लिए, और जो चुकता करना होगा वो है 1 मिलियन प्लैटिनम कॉइन। तो बताइए एम्प्रेस, क्या आप इस कंडीशन पे राजी हैं? ये बातों को सुनने के बाद हुआंग एम्प्रेस कह रही होती है, हाँ मैं राजी हूँ। और आप सभी देख ही सकते हैं कि हुआंग एम्पायर अभी अभी स्टेबलाइज हुई है, पर अभी एम्पायर पे पैसे की कमी है और उसके साथ ही साथ मेरे पास डिमोनियस की पावर है जो मैं एक्सपोज नहीं कर सकती, नहीं तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जोन में सिर्फ इकलौती हमारी प्रोटेक्टर है। तभी एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हें जो पैसा दिया है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मान लो, मेरे पास खुद का सेविंग है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस कह रही होती है, नहीं बूचन ये नहीं हो सकती है, तुमने ऑलरेडी एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है
अब मैं बेशरम की तरह तुमसे पैसा नहीं ले सकती। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो कभी खत्म ही नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम इन्वेस्ट करके क्या करोगे। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, किसने कहा कि हम प्रॉफिट नहीं कर सकते। पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा आसान है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे। तभी सीन शिफ्ट होता मैं बताया था कि वुचन के एग्रीमेंट के हिसाब से जॉनमे की मास प्रोडक्ट सभी ऑडियंस के सामने दिखाना शुरू हो गया है। तभी स्टेज के ऊपर में कुछ लड़कियों को दिखा होती है जो कॉस्प्ले कर रही होती है और जॉनमे की मास प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रही होती है। ये देखने के बाद दूसरी तरफ ऑडियंस पर जितने सारे लोग रहता है वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है, वो सभी खुश होते कह रहा होता है, वाओ अमेजिंग, लेडीज जॉनमे प्लीज हमें प्रोटेक्ट करना। और वही भीड़ के बीच में रहे में वुचन, जॉनमे और हुआंग एम्प्रेस को दिखा होती है, वो तीनों सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी वुचन कह रहा होता है, उम्मीद की सबसे रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आ रहा है, इस तरीके से हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करना और पैसा कमाना, एक ही डील में दो पक्षियों को मार सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। फिर हमें बताया था कि इस तरीके से सक्सेसफुली दूसरी दुनिया में लाइव शो का शुरुआत हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह के शो हो रही है पर यूनियन नहीं रहेगी, ये कैसे हो सकती है। जब भी उसे पता चली है कि इस तरह के शो हो रही है वो सब कुछ भूल के इधर आ चुकी है। तभी यूनियन को यहाँ पे देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पैनिक हो जाता है, वो सभी चिल्लाते हैं, कह रहे थे कि क्या ये तो डिमोनस है, ये तो फुल मून डिमोनस है, लेडीज जोन में प्लीज हमें बचाइए। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यूनियन मन ही मन में कह रही होती है, ओ नो, मैं शो को देखने के लिए इतना फोकस थी कि मैं मेरी खुद की आइडेंटिटी को छुपाना भूल गई। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि स्टेज पे जितने सारी लड़कियां कॉस्प्ले कर रही थी वो सभी यूनियन को घेर लिया होता है। और वो सभी लड़कियों को देखने के बाद यूनियन तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो एक्साइटेड होते कह रही होती है, वाओ इतने सारे सुपर हीरो, क्या मैं तुम सभी के साथ मजे कर सकती हूँ। पर तभी अचानक से हम नीचे रहे वुचन को देखते हैं, वो टेलीपैथी के माध्यम से यूनियन को कह रहा होता है, यूनियन नीचे देखो। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन नीचे देखती है और वुचन को यहाँ पे देखने के बाद कह रही होती है, वुचन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वुचन कह रहा होता है, यूनियन तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आई हो, हम यहाँ पे लाइव एक्शन सुपर हीरो शो होस्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई विलन नहीं है, तो इसलिए क्या तुम इस विलन के रोल को प्ले करोगी। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटेड होते कह रहे थे कि क्या लाइव एक्शन सुपर हीरो शो, इतना एक्साइटिंग चीजें कैसे हो सकती है। उसके बाद ही वो अपने विलन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फिर वो कह रही होती है, इस तरह के रोल के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। तभी हम दूसरी तरफ सभी ऑडियंस को देखते हैं जो सामने के नजरा को देखने के बाद अपना अपना बातें करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, अरे क्या चल रहा है, क्या ये फुल मून डिमोनियस एक एक्ट्रेस है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे क्या तू पागल हो चुका है, ये रियल फुल मून डिमोनियस है। तभी हम दूसरी तरफ फुल मून डिमोनियस यूनियन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सभी हीरोज आ जाओ, मैं देखना चाहती हूँ तुम सभी इस दुनिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यूनियन को देखते हैं, वो सभी कॉस्प्ले हीरो के साथ फाइट करने के बाद उस जगह से भागने लगती है, भागते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, मैं उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम सभी फाइट करने में इतना अच्छे हो, पर चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम ये इतना भी आसान नहीं होने वाली है। उसके बाद ही यूनियन उस जगह से भाग जाती है। तभी यूनियन को भागता हुआ देखने के बाद ऑडियंस पर एक बंदा कह रहा होता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, फुल मून डिमोनियस भाग रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या लेडीज जोन में सच में इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि डिमोनियस इस तरह से हार गई और सुपर हीरो का इमेज साधारण इंसान के दिल में बस गया। और बात रही फेस्टिवल की, तो कुछ दिन के लिए फेस्टिवल चलता रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यूनियन को देखते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा के वुचन के साथ मिलकर खाना खा रही होती है, दुकान पे घूम रही होती है। तभी अचानक से वुचन कह रहा होता है, तुम अकेली आई हो, बूमिंग कहाँ पे है। ये बातों को सुनने के बाद यूनियन कह रही होती है, चिंता मत करो, बूमिंग लिटिया के साथ है। ये बातों को सुनने के बाद वुचन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, शॉक होते कह रहा था कि क्या लिटिया के साथ, क्या लिटिया ऑलरेडी बूमिंग से मिल चुकी है। यूनियन कह रही होती है, हाँ पर हमने लिटिया को बुद्धू बना दिया है, पर इस तरह से कंटिन्यू चल नहीं सकती है, सिल्वी प्रेग्नेंट है, तो इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हें लिटिया को बताना ही होगा। ये बातों को सुनने के बाद वुचन कह रहा होता है, वेल मैं हॉनेस्टली कहूँ मैं ये हैंडल नहीं कर सकता हूँ। तभी वुचन की ये बातों को सुनने के बाद यूनियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस तरीके से भागने का क्या फायदा, तुम आज नहीं तो कल जरूर इस तरह की सिचुएशन फेस करोगे। तुम हजारों लड़कियों के साथ चक्कर चला सकते हो पर एडमिट नहीं कर सकते, ये किस तरह की बात हुई। और हाँ मैं तुम्हें पहले ही कह देती हूँ, इस तरह के मैटर पे मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें मदद करूंगी। इस मैटर को जल्दी से हैंडल करो, नहीं तो बूमिंग को लेकर मैं मेरी मदर के घर चली जाऊंगी और कभी भी तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी। फिर उसके बाद ही यूनियन उस जगह से चली जाती है। तभी यूनियन के वहां से जाने के बाद हम साइड पे रहे कुछ लड़कियों को देखते हैं जो यूनियन और वुचन के बातों को सुनने के बाद अपना अपना बातें करने लगती है। वो सभी धीमी शब्द में कह रही होती है, अरे देखो देखो ये बंदा बहुत ही स्कम्बाग है, उसके पास इतनी सुंदर वाइफ है पर फिर भी वो दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहा है। और वहीं पे हम वुचन को देखते हैं, वो उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद टोटली इग्नोर करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ये नहीं है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ बात यह है कि मैं लिटिया को फेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं डरा हुआ हूँ? वैसे मैं किस लिए डरा हुआ हूँ?
तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम आर्टिफिशियल गॉडेस ज़ुआनमेई को देखते हैं, वो अपनी सभी क्लोन को ऑपरेट कर रही होती है। पर तभी साइड पे रहे बूचेन कह रहा होता है, क्या तुम्हें पता चला है कि इंसेक्ट क्वीन की असली बॉडी कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद ज़ुआनमेई कह रही होती है, नहीं अभी तक पता नहीं चली है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम अभी के लिए काम करना बंद करो और जाके रेस्ट करो। ये बातों को सुनने के बाद ज़ुआनमेई कह रही होती है, अच्छा ठीक है हस्बैंड, मैं समझ चुकी हूँ, वैसे क्या आपके पास कोई और दूसरा ऑर्डर? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, नहीं और कुछ भी नहीं, और हाँ अब से तुम मुझे बूचेन करके बुलाना, वैसे तुम्हें अभी जो पसंद लगे वही करो। ये बातों को सुनने के बाद ज़ुआनमेई कह रही होती है, क्या मुझे जो पसंद लगे? ऐसा कुछ जो मैं पसंद करती हूँ? सर्चिंग फील्ड, मैं जो पसंद करती हूँ वो क्या है? तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ बूचेन को दिखाता है, वो अपने रूम के अंदर आके बिस्तर पे बैठ जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे तो मैं इस दुनिया के डेट ही हूँ, पर मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा लो है। मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि गाय को कैसे रिवाइव करना है, इंसेक्ट क्वीन की असली बॉडी को कैसे ढूंढना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। काश इस समय गाया रहती तो वो जरूर इस समय मुझे मदद करती। बूचेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक समय दिखाता है कि उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होने लगता है, और ये देखने के बाद बूचेन तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या ये क्या चल रहा है? तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से बूचेन और गाया की डॉटर बाहर आती है, और वहीं पे अपनी डॉटर को देखने के बाद बूचेन शॉक होते कह रहा होता है, डॉटर? वहीं पे बूचेन और गाया की डॉटर कह रही होती है, डैड क्या हुआ है? आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, ओह तो तुम मुझे मदद करने के लिए आई हो? ओह हाँ, अभी तक तुम्हारी कोई नाम नहीं है ना? चलो मैं तुम्हारी एक नाम रखता हूँ। तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचेन की डॉटर को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद ही वो अचानक से बूचेन के मुंह को ढकते हुए कह रही होती है, डैड प्लीज अब वहीं पे चुप हो जाइए, आपको मेरी नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है, मॉम मेरी नाम रखेगी। अपनी डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये सब कुछ मैं तुम्हारी मॉम के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। फिर वो मन में कह रहा होता है, मेरी डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद मेरा दिल टूट चुका है, क्या मेरे नाम रखने का स्किल सच में बहुत ज्यादा लो है? बूचेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे बूचेन की डॉटर को देखते हैं, वो खसते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, हम बिजनेस की बात करते हैं। मदर की उपाय की हिसाब से मैं आपको एक क्लू दे सकती हूँ, मॉम की अभी तक पूरी तरीके से मौत नहीं हुई है, वो खुद को रिवाइव करने के लिए इस दुनिया में एक बैकअप छोड़ के गई है। अपनी डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन अचानक से सीरियस हो जाता है। सीरियस होते हुए कह रहा होता है, क्या बैकअप? गॉडेस ऑफ क्रिएशन की बैकअप? ओह अच्छा, मेरे पास एक आइडिया आ चुका है। तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन की डॉटर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते हुए कह रही होती है, क्या डैड, क्या आपने ऑलरेडी उपाय ढूंढ लिया है? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, वेल हाँ, पर डॉटर तुम ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे नहीं आई हो, है ना? ये बातों को सुनने के बाद हम बूचेन के डॉटर को देखते हैं, वो पहले तो शौक हो जाती है, उसके बाद वो उदास होते हुए धीमे साथ में कह रही होती है, आप एकदम सही है, ज़्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको देखना चाहती थी। लास्ट टाइम हम दोनों की जब मुलाकात हुई थी तब हम दोनों के बीच में ठीक से बात भी नहीं हुई थी। तभी अपनी डॉटर की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन को कुछ संदेह होने लगता है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, डॉटर फ्यूचर में क्या हुआ है जो तुम कैजुअली मुझसे मिलने के लिए आ गई? क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ है जो मेरे खुद के फ्यूचर सेल्फ भी वो हैंडल नहीं कर पाया है? तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी डॉटर कह रही होती है, डैड अभी के लिए आप बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इसलिए मैं आपको फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। आप सिर्फ अभी के लिए आप खुद के ही प्लान को फॉलो कीजिए, और जब जरूरत होगी तब मॉम के बदले में मैं आपके साइड पे रह के मैं आपको गाइड करूंगी, आपको सिर्फ यही करना है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम कहना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर यहाँ पे और एक बातें हैं जो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दोगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन की डॉटर कह रही होती है, अच्छा ठीक है डैड, आप पूछिए। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, क्या तुम और तुम्हारी सभी सिस्टर फ्यूचर में सही सलामत है? ये बातों को सुनने के बाद ही हम बूचेन की डॉटर को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो फ्यूचर के जिस टाइमलाइन से आई है वही टाइमलाइन के बूचेन को याद आने लगती है, और ये याद करते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर तभी अचानक से हम सामने रहे बूचेन को देखते हैं, वो अपने डॉटर को चुप देखने के बाद कह रहा होता है, अरे क्या हुआ है, तुम चुप क्यों हो, मुझे आंसर दो। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन की डॉटर कह रही होती है, हाँ जरूर डैड, आप चिंता मत करना, हम सभी एकदम सही सलामत हैं। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, मुझे तो यही सुनना था। तभी बूचेन की ये बातों को सुनने के बाद बूचेन की डॉटर मन ही मन में कह रही होती है, शायद देख के लग सकती है कि डैड जब यंग था तब वो उस समय बहुत ज्यादा अनरिलायबल था, पर डैड अंदर से हर एक टाइमलाइन पे एकदम सेम है, वही डैड जो किसी को शिकायत ना किए बिना हमेशा हम सभी को प्रोटेक्ट करते आया है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी हम सामने रहे बूचेन को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते कह रहा होता है, अब जब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए तो सबसे पहले मैं लिटिया के प्लेस पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। वैसे डॉटर क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचेन की डॉटर कह रही होती है, नहीं मैं लंबे समय तक इस टाइमलाइन पे नहीं रह सकती हूँ, मुझे अभी वापस जाना है। ये बातों को सुनने के बाद बूचेन कह रहा होता है,
अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जा रहा हूँ। उसके बाद ही बूचन वहां से चला जाता है। तभी बूचन के पास से जाने के बाद ही बूचन की डॉटर मन में कह रही होती है इस टाइमलाइन पे डैड और आंट लिटिया की रिलेशनशिप सही हो जाएगी, पर मुझे समझ में नहीं आती है फ्यूचर में अभी तक उन दोनों का बच्चा क्यों नहीं हुआ है। चलो छोड़ो, एल्डर का मैटर सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। फिर उसके बाद ही बूचन की डॉटर ये सब कुछ कहते हुए अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पे वापस चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिटिया के टेरिटोरी को देखते हैं और उसी जगह पे हमें लिटिया को दिखाती है। वो सामने किसी को देखने के बाद कह रही होती है, अरे देखो देखो कौन आया है। अगर तुम एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे नहीं आते तो शायद मैं भूल जाती कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें फाइनली दिखा आता है कि लिटिया के सामने कोई और नहीं बल्कि बूचन रहता है। वो लिटिया को कह रहा होता है, ए मैं आ चुका हूँ। ओ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट वीकली लिमिटेड एडिशन खाना भी लेके आया हूँ। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हम लिटिया को देखते हैं। वो बूचन के हाथों से उस खाना को लेते हुए कह रही होती है, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो एक पैकेट लेके बाकी का जितना सारा खाना रहता है वो सभी पेंडोरा को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है पेंडोरा, बाकी के यहाँ पे जितना सारा खाना है वो सभी तुम तीनों में शेयर कर लो, ठीक है। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस खाने को लेकर खुशी खुशी उस जगह से चली जाती है। तभी उन तीनों के वहां से जाने के बाद ही लिटिया अचानक से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है। वो भी उस जगह से जाते हुए अपनी गंभीर आवाज में बूचन को कह रही होती है, बूचन मेरे साथ आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी लिटिया की ये गंभीर आवाज को सुनने के बाद बूचन को तो फाट के हाथ पे आ जाता है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम बूचन को देखते हैं। वो लिटिया के रूम के अंदर आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, लिटिया क्या हुआ है, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, वेल मैंने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया है, तो चलो मैं तुमसे डायरेक्टली कहती हूँ, वो बुढ़ी औरत तुम्हारे साथ है ना, उसे बाहर आने के लिए कहो। तभी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद हम एबिल गॉड सवेरा को देखते हैं। वो बाहर आते हुए कह रही होती है, हमेशा की तरह रूडली और एरोगेंटली बात करती हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती हो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, मुझे याद नहीं है कि आप मदर होने के नाते ऐसी कोई भी ड्यूटी पूरा किया है। स्ट्रॉन्ग कमजोरों का शिकार करती है, यही तो आपने मुझे सिखाई है। आप एक बार खुद की तरफ देखिए, आपने खुद को कितने सारे क्लोन पे स्प्लिट किया है। आपकी जो पावर है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। अभी आपकी करंट स्ट्रेंथ की हिसाब से अगर मैं आपको मारना चाहूँ तो आप रेसिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। और अचानक हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने बूचन आते हुए उन दोनों को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम दोनों हमेशा फाइट क्यों करती हो, तुम सभी फैमिली हो, तुम सभी को एक साथ रहने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिया कह रही होती है, चलो छोड़ो, ये सब कुछ कहने के लिए मैंने उसे नहीं बुलाई है। मदर, मैं मेरी पावर के लिमिट पे पहुंच चुकी हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो इसलिए मैं आपसे और बूचन से गाइडेंस मांगने के लिए मैंने तुम दोनों को बुलाई है। लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, तुम तुम्हारी लिमिट पे पहुंच चुकी हो। अगर ऐसी बात है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो है गॉड लेवल, पर उस लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हारे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद लिटिया तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या, क्यों, बूचन गॉड बन सकते हैं पर मैं नहीं, ये कैसे हो सकती है। सवेरा कह रही होती है, क्योंकि तुम्हारी पावर मेरे से आई है और तुम मेरी पावर का एक हिस्सा हो, तो इसलिए अगर तुम असली गॉड बनना चाहते हो तो तुम्हें खुद की रास्ता तैयार करने की जरूरत है, या फिर मेरी इनहेरिटेंस, मेरी डिवाइन पावर को तुम्हें रिसीव करने की जरूरत है। ओ हाँ, और एक ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो बूचन को शादी कर सकती हो, इस तरीके से तुम असली गॉड बन सकती हो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। सवेरा कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम्हारी खुद के एबिलिटी को लेकर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें डिमोनियस और गॉडेस से शादी करने से तुम्हें पावर मिलता है, ये कोई नॉर्मल स्क्रिप्ट नहीं है। तुम जब भी गॉडेस और डिमोनियस के साथ बिस्तर पे वो सब कुछ करते हो, हर समय तुम्हारे जेन्स म्यूटेट होता है, और ये मुझे तभी पता चला जब मैं यूनियन के जेन्स के साथ तुम्हारे जेन्स को कंपेयर कर रही थी। मैंने देखा कि तुम्हारे जेन्स डिमोनियस और गॉडेस के जेन्स के साथ मार्च होके डायमंड स्टार के जैसा चमक रहा था, और अगर तुम्हारे जेन्स को डिवाइन जेन्स कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा। और आने वाले फ्यूचर में तुम्हारे जितने सारा डिसेंडेंट होगा वो सभी गॉड बनने के लिए क्वालिफाइड रहेगा। और हाँ, उसके साथ ही साथ तुम एबिलिटी शेयरिंग टैलेंट को भी प्रोसेस करके रखे हो। इसका मतलब यह है कि जो भी तुम्हें शादी करेगी वही असली गॉड बनने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगी। तो बताओ, क्या तुम्हें अब अंदाजा लग रहा है कि तुम्हारे पावर कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। तभी सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे लिटिया को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहते कि क्या डिसेंडेंट गॉड बन सकता है। बूचन, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अरे ये सब कुछ के बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद ही बूचन सवेरा की तरह मुड़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर समय आप मेरे पीछा क्यों कर रही थी, तो आप मेरी जेम्स के पीछे पड़ी हुई है। ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, क्यों, गया कर सकती है पर मैं नहीं। बूचन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं आपको कोई भी परमिशन नहीं देता हूँ।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें फ्यूचर के एक अननोन टाइम और स्पेस को दिखाता है और उसी जगह पे हमें घर को देखते हैं और वही घर के अंदर एक बंदा आ जाता है। उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा रहता है, दरवाजे के सामने एक स्क्रीन रहता है, वही स्क्रीन पे वो अपने हाथ रख के पासवर्ड डाल के उस दरवाजे को ओपन करता है। वो दरवाजा को ओपन करने के बाद अंदर आते हुए किसी को कह रहा होता है, सबीरा मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर हमें फाइनली दिखा होता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर के बूचन रहता है। उसे देख के लग रहा होता है कि वो एक मिडिल एज मैन बन चुका है। तभी बूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन के सामने रहे फ्यूचर सबीरा को दिखा होती है, जो बहुत सारे जंजीरों से बंधी हुई रहती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, बूचन मुझे जाने दो, मैं उसे मार दूंगी, वो मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो मुझसे सब कुछ ले लिया है, मैं उसे मार दूंगी। सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम मुश्किल से अपनी गॉडहुड को बचा के रखी हो, अगर वो तुम्हें भी ऑब्जर्व कर लेती है तो इस पूरे यूनिवर्स पे कोई नहीं रहेगा जो उसे रोक सके। तो इसीलिए सबीरा मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। वैसे सबीरा, तुमने जब उसे क्रिएट किया था, क्या तुमने कभी इमेजिन किया था कि तुम इस तरह का सिचुएशन फेस करोगी? फिर उसके बाद ही अचानक से हम बूचन को देखते हैं। वो अपने पास एक इंजेक्शन को निकाल लिया होता है और वो सबीरा को देते हुए कह रहा होता है, ये रहा आज का डिवाइन ब्लड, मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ, समय रहते ही याद करके इसे इंजेक्ट कर लेना। और हाँ, तुम खुद को इस तरह से टॉर्चर करना बंद करो, हमारे बच्चे के ऊपर तुम्हें विश्वास रखने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे के बाहर गार्ड देने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बुला लेना। फिर उसके बाद ही बूचन वहां से चला जाता है। तभी बूचन के वहां से जाने के बाद ही हम सबीरा को देखते हैं। वो ऐसे एक्ट कर रही होती है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। वो पागल की तरह हरकतें करते हुए कह रही होती है, कितने समय हो चुकी है, 100 साल, शायद 100 साल। बूचन और मैं इस जगह पे 100 सालों से ट्रैप है, हमसे सिर्फ कुछ ही बिलोंग करते हैं और वो सब कुछ मेरी और बूचन का है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि एविल गॉड सबीरा ने क्या क्रिएट किया है जो पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर मेरा गेस सही रहता है तो कुछ समय पहले हमने देखा था कि सबीरा छुपके से बूचन के जेन्स को चोरी कर लिया था और वही जेन्स को यूज करते हुए एक न्यू डिमोनेस क्रिएट कर रही थी और वो डिमोनेस फ्यूचर टाइमलाइन पे बूचन और गाया की डॉटर के साथ थी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि बूचन और सबीरा की वही डॉटर पूरी यूनिवर्स को आने वाले फ्यूचर में डिस्ट्रॉय करने वाली है। चाहे जो भी हो, आने वाले एपिसोड पे हमें सब कुछ डिटेल्स में पता चल जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अचानक से इतने इंटरेस्टिंग सीरीज को मैं बंद क्यों कर दिया था, एक्सप्लेन करना बंद क्यों कर दिया था। मुझे अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। पर चाहे जो भी हो, मैं इस सीरीज को फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर चुका हूँ, तो तुम सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम टू टाइम इस सीरीज का एपिसोड अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और हाँ, ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज का चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करते करते 12 बज जाता है भाई। मतलब एक हफ्ते से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल मैंने 16 चैप्टर एक्सप्लेन किया है एक हफ्ते में। हर दिन 3-2 चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने जितने समय तक ये एक्सप्लेन किया है, मुझे हेल महसूस हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कब तक ये सीरीज को एक्सप्लेन करना खत्म करूँ भाई। तो फाइनली ये एक्सप्लेन करना खत्म हो चुका है। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं। और हाँ, उससे पहले अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। 2000 फॉलोअर कंप्लीट होने में बहुत ही तक करीब है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में हम बहुत ज़्यादा करीब है, हमारी ड्रीम पूरा होने वाला है भाई। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके मिस्टर जॉइंट एनिमी सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।